जी, आपने कुछ कहना है सभी? डॉक्टर रूबा जो इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस और प्रेगनेंसी की न्यू गाइडलाइन है ना, वो अगर पढ़े तो वो हमारे सेटअप पे बिल्कुल ही अप्लाई नहीं होती। जैसा क्यों? उन्होंने तो मैडम जिस तरह उन्होंने सीटीसी का कोई रोल नहीं कहा, जैसा वो उर्सू को उन्होंने बिल्कुल निकाल दिया है और तो बायलेसिस की हमारे लिमिट का। सेटअप में कोई खास बात है कि उर्सो ही एक्ट करेगी? नहीं मैडम, मैंने आपसे ये पूछना था कि अब एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चंस को करते हैं कि हमारे यहाँ की प्रैक्टिस ये है, तो अब आप यानी कि इंटरनेशनल नो, गाइडलाइन है तो वी क्या हैव टू करते चेंज आवर प्रैक्टिस। देखो, गाइडलाइन आई है अगर पिछले साल के एंड पे, तो जिस हो? अगर आप देखो, अगर आप पढ़ के उसको अपने पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई करो तो वो बिल्कुल अप्लाई होती है। करके तो देखो। उर्सो अगर मैडम अगर इंटरनेशनली कहा जा रहा है कि उर्सो हैज नो बेनिफिट इन दिस, तो आपने जरूर उर्सो देनी। एंड वी ऑल्सो नो कि उर्सो में कई दफा प्लेसिबो ही इफेक्ट होता है। मैडम इसीलिए मैं कह रही थी कि एक बार ना उस गाइडलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हमें वो छोटा सा करके वो कॉपी करवा ही दें। बिल्कुल। आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस गाइडलाइन ने बिल्कुल उससे तो नाम ही बदल दिया। ऑब्स्टेट्रिक कोलिस्टेसिस की जगह उसका एग्जैक्टली। उन्होंने क्या पता, नाम ही गलत है। जी। इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी। उसके अलावा उससे वो बदल ही दिया कि किस टाइम पे डिलीवर करना है। पहले तो हम 37 वीक्स पे डिलीवर करने का करते थे, अब तो 39 वीक्स तक लेके जा रहे हैं। एंड इफ यू रियली अप्लाई इट इन योर प्रैक्टिकल लाइफ, क्योंकि अगर आप गाइडलाइन को देख के, आई आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, मैंने अपने पेशेंट पे भी किया, तो वाकई डायग्नोसिस अगर आप बाइल एसिड्स के साथ करो और बाइल एसिड्स के उसी अमाउंट को लेके जो उन्होंने दिया हुआ है, उससे अगर आप पेशेंट को मॉनिटर करो, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो प्रेगनेंसी को आगे तक, और आप बहुत ज्यादा पेरीनेटल मॉर्बिडिटी को कम कर सकते हो। मैम इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपका तो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होगा, हम लोगों के पास तो अभी जस्ट थ्योरेटिकल बातें हैं, तो एक बार फिर आप आपने हम लोग को गाइडलाइन का बता जवाब देना है। गाइडलाइन का जवाब देना है। बाइल एसिड्स, अब तो वही बात है कि एलएफटीज कई दफा खराब आ रहे थे, लेकिन बाइल एसिड्स उसके नॉर्मल होते हैं, तो फिर वो इवन तब भी इंट्राहेपेटिक के उसमें नहीं आएगी। ठीक है ना? सिर्फ एलएफटीज, हम तो पहले एलएफटीज ही देख के बस कह दिया करते थे। सो आई ये इंट्राहेपेटिक कोलिस्टेसिस बिल्कुल बदल गया है, इसका प्रैक्टिस में भी बदल जाना चाहिए, और एग्जाम में तो आप गाइडलाइन के हिसाब से जवाब दोगे। ठीक है, तो ये जो नई गाइडलाइन जो भी आए उसको तो सबसे पहले जरूर देखो, क्योंकि अब तो पैटर्न ऑफ एग्जाम ही ऐसा है कि आपको थ्योरेटिकली तो बहुत ही स्ट्रांग होना होगा। डॉक्टर अरूबा, ये जो मेडिकल डिसऑर्डर्स के साथ जितनी भी प्रेगनेंसीज हैं, तो उनको हम 37-38 तक का कहें या किस तरह कहें? जितनी भी क्या वेरी करती हैं या सबको एक जैसा लेके चलें? देखो, ये वेरी करती हैं, गाइडलाइंस में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है। हाइपरटेंशन के साथ अगर पीआईएच, क्रॉनिक हाइपरटेंशन को तो 38 तक कहा हुआ है उन्होंने, ठीक है? इसलिए देखो, आपको साथ साथ इसके रीजंस पता होने चाहिए, हर चीज लॉजिकली बतानी है ना। इसलिए क्रॉनिक हाइपरटेंशन का, क्योंकि शीज क्रॉनिक हाइपरटेंशन मीन्स के पुरानी हाइपरटेंशन चल रही है, इट मीन्स के उसको पुराना जिसकी पुरानी हाइपरटेंशन की वजह से कोई माइक्रोवास्कुलर चेंजेस पूरी बॉडी में आ रही होती हैं। सिमिलरली प्लेसेंटा में, तो आप 38 वीक्स पे उसकी डिलीवरी करोगे। अगर वो पीआईएच है तो वो कम ड्यूरेशन की है, उस पे डिपेंड करता है प्रोटीन यूरिया वगैरह पे भी। तो अगर वही माइल्ड मॉडरेट तो है नहीं, माइल्ड और सवेयर ही बेसिकली होती है पीआईएच, और उसके साथ प्री एक्लेम्पशिया कहा जाता है। तो माइल्ड और सवेयर का, तो ऑब्वियसली अगर तो सवेयर वाली चीज जा रही है, तो उसमें तो इवन हम, इफ इट इज नॉट इमिनेंट एक्लेम्पशिया और एक्लेम्पशिया, देन हम उसको 34 वीक्स तक भी कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो माइल्ड है तो यू कैन टेक हर टू 38 वीक्स ऑल्सो, और अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है विदाउट प्री एक्लेम्पशिया, तो इवन एट 39 वीक्स ऑल्सो। ठीक है? बल्कि 40 तक भी उन्होंने कहा है गाइडलाइन के अंदर कि अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है और कंट्रोल हाइपरटेंशन है, कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है, तो आप 40 तक भी लेके जा सकते हो। सिमिलरली, अब ये जो डायबिटीज है, अगर क्रॉनिक डायबिटीज है तो 38 वीक्स तक। अगर वो डायबिटीज, सॉरी सेकंड, हाँ, अगर डायबिटीज कंट्रोल्ड है ऑन डाइट ओनली, तो भी आप उसको सिर्फ डाइट के ऊपर, यानी कि वो माइल्ड डायबिटीज ही कह लो ना, कि डाइट के ऊपर कंट्रोल है या ज्यादा ग्लूकोफेज पे, तो आप 39 वीक्स तक लेके जा सकते हो। अगर वो इंसुलिन के ऊपर कंट्रोल्ड है तो आप 38 वीक्स तक कर सकते हो। ठीक है? कार्डियक पेशेंट है, अगर वो एसिम्टोमेटिक है और माइल्ड डिजीज के उसमें आती है, तो आप 39 वीक्स तक। अगर वो एसिम्टोमेटिक है बट ऑन मेडिसिन है, यानी कि मेडिसिन के ऊपर वो एसिम्टोमेटिक है, तो आप 38 वीक्स तक लेके जा सकते हो। इसी तरह और कौन से मेडिकल डिसऑर्डर होते हैं? लीवर हो गया।
लिवर डिसऑर्डर। लिवर के अंदर तो इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस है, उसके अंदर उन्होंने 3 वैल्यूज 4 दी हुई है बाइल एसिड्स की, कि इतने से कम होगा, 40 से कम होगा तो वो वैसे ही आप उसमें आईसीपी में नहीं लेके आओगे। अगर वो उससे ज्यादा होगा, फिर इसी तरह 100 तक, 40 से 100 तक है तो आपने 30, अगर 40 से कम है तो इवन आप 39 40 वीक्स तक भी लेके जा सकते हो। उसकी तो पूरी 4 कैटेगरीज बनी हुई है। अब एग्जैक्ट वैल्यूज आपने वो देखनी है कि 100 तक अगर बाइल एसिड्स है तो आपने कितने वीक्स पे करना है, वो तो बहुत क्लैरिटी से लिखा हुआ है। और रीनल बस मैं डिजीज में, कोशिश करती हूँ रीनल क्रॉनिक रीनल डिजीज है विद और विदाउट हाइपरटेंशन। क्रॉनिक रीनल डिजीज में भी 38 वीक्स। देखो जो क्रॉनिक रीनल डिजीज होती है ना, उसके अंदर भी माइक्रोवास्कुलर चेंजेस आ रही होती हैं, और कोई वजह है कि शी इज हैविंग दैट रीनल डिजीज, तो उसमें भी आप 38 वीक्स तक करते हो। Obviously depending also on the renal status and all that. Cardiac does not really mean कि आप 38 पे या 39 पे ही कर रहे हो, चाहे वो कार्डियक कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है। आपने ऑब्वियसली अगर वो अनस्टेबल कंडीशन में है तो आप हफ्ता कई दफा लगाते हो कीपिंग हर इन द हॉस्पिटल, ताकि उसका कार्डियक कंडीशन स्टेबलाइज हो, फिर आप उसकी डिलीवरी प्लान करते हो। ठीक है, डॉक्टर अरूबा, ये जैसे हम एक सेंटेंस बनाते हैं कि प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल, उसमें ठीक है। हमने फिर ये साथ में कह दें कि आई विल नॉट प्रोलॉन्ग द प्रेगनेंसी बियॉन्ड फलां फलां। जैसे आपने बताया कि अगर नहीं, क्रॉनिक ये मैं आपको इंसफिशिएंसी। बात बताती हूँ, मैं बताती हूँ। आप जब प्लान ऑफ मैनेजमेंट बोल रहे हो ना, तो उसमें तो आप यही कहते हो कि आई विल टेक हर एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद जब आप टर्म के करीब अपनी मैनेजमेंट बताते हुए पहुंचते हो, या एग्जामिनर खुद आपसे कहता है कि व्हाट विल बी द टाइम ऑफ डिलीवरी फॉर दिस पेशेंट एंड ऑल्सो द मोड ऑफ डिलीवरी, तो आप कहते हो कि फॉर एग्जाम्पल मैं 36 वीक्स पे इसको रीवैल्युएट करूंगी, इसकी ये मैं कंडीशंस देखूंगी, और माय प्लान ये है कि अगर ये इस तरह से ठीक रहे, अपने हमने तो अपने हिसाब से अपना मरीज ठीक रखना है ना वहां पे एग्जाम में, तो आपने कहना है कि अगर ये इस तरह से ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वो हाइपरटेंसिव है, और आपने ये कहना है कि अगर तो वो ठीक है, जैसे कि ठहरो एक सेकेंड, अगर आपने ये और आपने ये कहना है कि अगर तो वो क्लिनिकली ठीक है पेशेंट, और उसका प्रोटीन यूरिया भी नहीं जा रहा, एक सेकेंड जरा मुझे देना। सॉरी। अच्छा हाँ, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि अच्छा, तो आप ये कहोगे कि मैं फॉर एग्जांपल 38 पे से रिवैल्यूएट कर 36 पे रिवैल्यूएट करूंगी टाइम ऑफ डिलीवरी का, अगर उसका सब कुछ ठीक जा रहा है तो मेरा ये प्लान होगा कि मैं उसको जो है 39 वीक्स तक लेके जाऊंगी। ठीक है, उस टाइम पे आपने एवेलुएट उसको इलाबोरेट करके बोलना है, जिस टाइम पे जब वो एग्जामिनर आपसे कहे कि व्हाट विल बी द टाइम ऑफ डिलीवरी फॉर दिस पेशेंट, क्योंकि आप अगर वो मरीज 30 वीक्स पे 32 वीक्स पे बैठी है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने इसको 39 पे लेके जाना है। आप उसको रीवैल्युएट करोगे ना, हर विजिट पे, हाँ 36 वाले विजिट पे बिल्कुल। उसे रीवैल्युएट करोगे, फिर आप कहोगे कि ये चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, तो मैं फैसला करूंगी कि मैं इसे 39 तक लेके जा रही हूँ या मैं इसे कहाँ तक लेके जा रही हूँ। और मैम बिशप स्कोर का जिक्र हम उसी वक्त करेंगे ना, व्हेन आई एम गोइंग टू डिलीवर द यस, बेबी, यस, क्योंकि जब वो उस वक्त कहेंगे कि मैंने व्हाट बिशप। विल बी द मोड ऑफ डिलीवरी, तो आप कहोगे कि फिर कहोगे कि आई वुड लाइक टू रीवैल्युएट द पेशेंट फ्रॉम द हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट होंगी? हाँ यस, फीटल मूवमेंट्स विल बी हाँ इंपॉर्टेंट, जी कोई पेन्स बिल्कुल। पहले से आ रही है या नहीं आ रही, कोई लीकिंग तो नहीं ठीक हो है। गई भी उसे पहले से, एंड एब्डोमिनल हर बिशप स्कोर। एग्जामिनेशन, एब्डोमिनल बिल्कुल, एग्जामिनेशन इंगेज एंड हुआ है, इंगेज नहीं यस, हुआ। यस, एंड देन द बिशप स्कोर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मैंने क्या मोड ऑफ डिलीवरी करनी है इसकी। थैंक यू सो ठीक है, सो एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, मैं अपनी और क्लासेस में भी कई दफा कह चुकी हूँ कि जब भी एग्जामिनर आपके वाइवे में जेस्टेशनल एज बदले पेशेंट की, जैसे फॉर एग्जांपल पेशेंट, दे वर डिस्कसिंग अ पेशेंट हु वाज एट 32 वीक्स एंड नाउ पेशेंट एंड नाउ द एग्जामिनर सेज दैट शी हैज कम टू यू एट टर्म, आपने एकदम से उसकी मैनेजमेंट नहीं बोलनी, आपने हमेशा ही कहना है कि आई वुड लाइक टू रीवैल्युएट हर। उसकी वजह ये है रीवैल्युएशन की, क्योंकि पूरा सिनेरियो बदला हो सकता है अगर वो पहली लेबर में हो, या पूरा सिनेरियो बदला हो सकता है कि अगर फीटल मूवमेंट्स ही एब्सेंट हो। सिमिलरली कई दफा होता है कि आप 32 36 वीक्स का पेशेंट डिस्कस कर रहे होते हैं और एग्जामिनर एकदम से कहता है कि व्हाट इफ दिस पेशेंट हैड कम टू यू एट 12 वीक्स, जैसे कि डायबिटिक है, नॉन हाँ। डायबिटिक है, या कोई रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस की पेशेंट है, और वो कहते हैं कि शी वुड हैव कम टू यू इन हर अर्ली ट्राइमेस्टर, तो आप क्या करते? तो फिर कहो कि मैं उस टाइम पे आई विल वुड हैव स्टार्टेड माय मैनेजमेंट फ्रॉम रीवैल्यूएशन या असेसमेंट,
और वो ये कि फिर उसमें हिस्ट्री होगी, ये होगा, वो होगा, क्योंकि आपका पूरा सिनेरियो अगर आप रीवैल्यूएट के बगैर आप ये कह दो कि 12 वीक्स पे पेशेंट आया, मैं उसकी एच बी ए वन सी कराऊंगी और मैं उसको जो है काउंसिल करूंगी और मैं उसको जी फॉरेन इंसुलिन स्टार्ट कर देती और ये वो, तो दैट्स रॉन्ग। आपने हमेशा रीवैल्यूएट या रीअसेस करना है पेशेंट को फ्रॉम द हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, और फिर आगे बात स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है एग्जाम के लिए। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके वेलकम। ठीक है, चलो, ओके गुड। सो आज हम कर लेते हैं वही वाले प्रीवियस जो टॉक स्टेशंस कुछ आए हुए हैं। ठहरो मैं साथ निकाल लूं जो लिस्ट आप लोगों ने भेजी हुई है मुझे। अच्छा, जो देखो, जो नवंबर वाला सर्किट किसी ने मुझे भेजा, आई थिंक ये डे 3 का है। इट इज अ फ्रैंकली, अगर आप एज अ होल देखो तो ये बहुत ही एक अच्छा सर्किट है। इसमें थ्योरी तो अच्छी आनी चाहिए, लेकिन इट्स फोकसिंग मोर ऑन योर प्रैक्टिकल अप्रोच टुवर्ड्स पेशेंट। इसमें जिन स्टेशंस पे माफी नहीं है, यानी जिसमें जिसमें आप स्कोर करके अपने बुरे स्टेशंस में अच्छा बुरे स्टेशंस को कवर कर सकते हो, उसमें प्राइमरी सब फर्टिलिटी है, जिसमें हर कोई ठीक करेगा। ठीक है, जीडीएम है, अनीमिया है, और फाइब्रॉइड है। ठीक है, ये तो वो स्टेशंस हैं कि जो आपके प्रैक्टिकल अप्रोच को करेगा, जिसमें आपकी बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग होगी, लेकिन यू हैव टू बी सो गुड, क्योंकि ये वो स्टेशंस हैं जो कि पुराने स्टाइल ऑफ पार्ट 2 एग्जामिनेशन को एक तरह से कवर कर रहा है या एक तरह से सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये सारा है प्रैक्टिकल अप्रोच, और इससे पता चल जाएगा कि आपका मैनेजमेंट कैसी है बेसिकली। क्लिनिकल स्किल्स का पेरिनियल टीयर रिपेयर है, वी बैक है, ये वो है जो कि मतलब कह लो कि एमसीक्यूज बने हैं ना। मतलब अब पेरिनियल टीयर रिपेयर जो है, इट्स लाइक इस ऑब्वियस देखो, वहां पे मॉडल भी पड़ा, यूट्यूब पे भी अब तो इतनी वीडियोस अवेलेबल होती हैं ये पेरिनियल टीयर रिपेयर के, जो सिमुलेटर के ऊपर रिपेयर, और वो सारा बहुत ही क्लैरिटी से। सो वो तो उसमें तो कोई कॉम्प्रो, उसमें आपने 2-3 चीजें अदर देन थ्योरी, थोड़ी सी ऑब्वियसली पेरिनियल टीयर की थ्योरी आपको बतानी चाहिए, बहुत अच्छी गाइडलाइन है इसकी भी। सो उसमें थ्योरी थोड़ी सी ज़ाहिर है, आपको टाइप्स पता होने चाहिए, आपको 2-4 डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, एनल इनकॉन्टिनेंस और फीकल इनकॉन्टिनेंस, और टाइप्स ऑफ टीयर्स, ये जो टाइप 1 2 3 4 वो वाले टीयर्स, और फिर बटन होल, रेक्टल बटन होल टीयर, वो सारा आपको वो जो गाइडलाइन में दिया हुआ है। और प्रिवेंशन क्या होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो इसकी रिपेयर है वो तो आई थिंक 2-3 मिनट में आप करके बता सकते हो, अगर वो आपने इसी तरह प्रैक्टिस कर लो। इवन घर में अब तो इतने अच्छे आप मॉडल बना सकते हो, 4 रंग का पेपर ले लो और आप एक उसमें बना लो रेक्टल म्यूकोजा, साथ आप उसके अंदर इंटरनल एनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर बना दो। इंटरनल एनल स्फिंक्टर की निशानी वाइट वाइट रख लो, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर रेडिश और फ्लैशी टाइप होता है, वो बना दो। 1 सेकेंड में सर्जरी, अच्छा। सो मैं ये कह रही थी कि ठीक है। सो इस वजह से इस तरीके से आपने ठीक है। तो जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है वो फ्लैशी रेड के का सा होता है। इवन आप घर बैठ के भी ये मॉडल बना सकते हो वेरी फ्रेंकली, और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे इतनी वीडियोस, तो पेरिनियल टीयर रिपेयर भी जिस तरह होता है ना, एमसीक्यू होता है, इट्स जस्ट लाइक दैट कि इसमें तो शायद फुल मार्क्स वाला वो है, क्योंकि जो थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, ऑन्कोलॉजी इज नेवर कंसिडर्ड दैट इजी इन एग्जाम। उसकी वजह यह है कि बहुत ज्यादा हम लोग मैनेज नहीं करते ना ऑन्कोलॉजी के पेशेंट्स। हमारा काम होता है सिर्फ सर्जरी तक का, वी डोंट नो कि आगे रेडियो कीमो जो हम दे रहे हैं वो वो आगे फिर क्या, वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में पेशेंट शिफ्ट हो जाता है। सो वो हमेशा से थोड़ा सा होता है। अच्छा, अब ये जो पोस्ट ऑप केस विद लार्ज इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज है, अगेन इट्स नॉट लाइक एन एमसीक्यू या फुल मार्क्स वाला स्टेशन, इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमें नहीं पता कि वहां उसकी की क्या बनी हुई है ना, एग्जामिनर की, एग्जामिनर ने तो आपको की के मुताबिक देना है मार्क्स। सो ये थोड़ा सा आपके वही बात है कि आप बुक से वो तैयार करके शायद नहीं जा सकते, और लेकिन इफ यू आर अ गुड डॉक्टर, वो इट विल शो यू हाउ गुड यू आर इन योर प्रैक्टिस, आप कितनी जल्दी पिक कर लेते हो फाइंडिंग्स को पोस्ट ऑप में, और एंड हाउ क्विक एंड हाउ सेफ यू आर इन योर
हॉस्पिटल। तो इसमें भी आप अगर 6-7 मार्क्स 60% भी ले लो तो बड़े सही है। रिसर्च इज वन ऑफ दो स्टेशन जो कि मुश्किल स्टेशन है, जिसके लिए आप बाकी स्टेशन में अच्छा स्कोर कर रहे हो ताकि आप पास हो ओवरऑल। HRT इज ऑल्सो, HRT भी उसी कैटेगरी में आएगा जिस जिस कैटेगरी में CA सर्विक्स वाला भी आएगा। अगेन HRT पे इसलिए हम परेशान हो जाते हैं बिकॉज हम बहुत ज्यादा प्रिस्क्राइब नहीं करते, लेकिन वेरी फ्रैंकली HRT या ऐसे स्टेशन वो होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मार्क्स कटने का चांस भी कम होता है। ज्यादा चांस मार्क्स कटने का होता है एनीमिया, GDM, प्राइमरी सब फर्टिलिटी और फाइब्रॉइड में। अच्छा, उसके बाद यूटीआई भी अब पता नहीं वो क्या एकदम से पूछ ले। सो लेकिन मेरा ये ख्याल है कि यूटीआई भी आप लोग कर सकते हो, इतना तो एटलीस्ट कर सकते हो कि 60% आ जाए। सो ये सारे स्टेशन है, इसमें से वही बात है कि आप मतलब अगर अच्छा कैंडिडेट है तो वो पास हो सकता है, लेकिन माफी नहीं है अगर आप फाइब्रॉइड और सॉरी अगर आप फाइब्रॉइड और उसमें अनीमिया, GDM, प्राइमरी सब फर्टिलिटी में थोड़ा सा भी कुछ गलत कर रहे हो तो फिर बिल्कुल माफी नहीं है। ठीक है ना? सॉरी, आप लोग इस पे ही करी जा रहे हो फॉरवर्ड। अच्छा, वेरी गुड। किसी ने ना बहुत अच्छा ये काम किया है कि हमें सारे ही दिन के स्टेशंस भेज दिए इसी ग्रुप में। सो यस, आई थिंक हम डे 3 का ही कर रहे थे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। डू यू वांट मी कि मैं अलग अलग स्टेशन कर लेते हैं साथ साथ? ये काफी सारे दिनों के भेज दिए हमें, ये बड़ा अच्छा काम किया किसी ने। तो हम डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंट कवर कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी वॉलंटियर करते हैं और करते जाते हैं। तो आई एक्सपेक्ट कि जो थ्योरी वाली चीजें वो आप लोग जो हो वो तो अब जैसे है ना पेरिनियल टीयर या वी बैक, या ये तो वो है जिनकी गाइडलाइंस है। गाइडलाइंस तो वैसे ही इन चीजों की आप फिंगर टिप्स पे कर लो ना। यू शुड नो ऑल द इंसिडेंसेस, सक्सेस रेट, इंसिडेंसेस, और छोटी छोटी चीजें होती है। मैं पेरिनियल टीयर का ही आपको जैसे बता रही थी, उसके अंदर आपको अगर थ्योरी में अदर देन द रिपेयर पता होना चाहिए, उसके टाइप्स पता होनी चाहिए, उसकी कुछ डेफिनेशंस, उसकी थोड़ी सी प्रिवेंशन के बारे में, और फ्यूचर डिलीवरी में क्या करना है उसका, और आपको उसकी रिपेयर पता होनी चाहिए। सिमिलरली वी बैक वी नो कि किसमें कितना सक्सेस रेट है, प्रीवियस इंडिकेशन की ऑफ सिजेरियन सेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, और उसका ड्यूरिंग लेबर आपने क्या केयर करनी है, और वो सारा कुछ तो, और ये बिल्कुल इसी तरह ही गाइडलाइंस में दिया हुआ है। ठीक है, सो आई थिंक ये सारा बड़ा अच्छा किसी ने हमें भेज दिया है। और ऑलमोस्ट मोर लेस अगर आप सारे दिनों में देखो तो यही पैटर्न तकरीबन होता है कि 3-4 तो ऐसे हैं जिसमें मार्क्स आपको फुल भी मिल सकते हैं, और कुछ 3-4 ऐसे हैं कि जिसमें गुंजाइश ही नहीं है, कि अगर आप उसमें गलती कर दोगे ना तो पूरा आपका एग्जाम खराब हो सकता है। तो एक तरह से जो ये वाला एग्जाम है, अभी भी जो पैटर्न ऑफ एग्जाम चल रहा है, इसमें इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। योर अप्रोच टूवर्ड्स पेशेंट, योर यही चीजें, ये जो अनीमिया जो हम हमेशा से करते आ रहे थे कि वाइवा के लिए ये चीजें तैयार होनी जरूरी है। तो आई थिंक इट्स एज अ होल ये बहुत कुछ, पूरा सर्किट ही हर दिन सब कुछ ही कवर कर रहा है बेसिकली। ठीक है ना? सो अगर हमने करना है तो मेरा ख्याल है एक एक सिनेरियो करके हम कर लेते हैं। बताओ क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। मैडम वो आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि मैडम लास्ट टाइम डॉक्टरिंग स्टेशन आया था वो वल्वल हीमाटोमा का, एग्जामिनर ने उसका कि इसको मैनेज करो। फिर थोड़ी देर के बाद एक न्यू पिक्चर ले आई मैडम, वो लेप्रोस्कोपिक इमेज था ब्रॉड लिगामेंट हीमाटोमा का। तो मैडम मैडम वो अचानक 5 मिनट्स के बाद ही सिनेरियो चेंज कर दिया। नाउ हाउ विल यू मैनेज मैडम? फिर वो एग्जामिनर ने उसका आप किस तरह इसको कंट्रोल करोगे, मैनेज करोगे? फिर वो आर्टरीज की ब्रांचेस पूछना शुरू होगी। तो मैडम इसका थोड़ा मैनेजमेंट प्लीज आप बता देखो, दीजिएगा। अगर तो वो वल्वल हीमाटोमा का केस था तो बेसिकली अगर आप एक पेशेंट का इमेजिन करो, इफ शी हैज स्टार्टेड विद अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ वल्वल हीमाटोमा, तो वो ऑब्वियसली डिलीवरी के बाद बनी है। वो इंफ्रालिवेटर और सुप्रालिवेटर हीमाटोमा होता है। अगर तो वो इंफ्रालिवेटर हीमाटोमा, बिकॉज वल्वल हीमाटोमा का तो आपको टॉपिक बुक में पूरा है, उसमें अगर तो वो बाहर की तरफ से आ रहा है तो चलो इनिशियली अगर वो, बिकॉज अगर कई दफा होता है एपी में, अगर अल्लाह ना करे कोई ब्लीडर रह गया और एपी स्टिच हो गई है और उसमें वल्वल हीमाटोमा बन रहा है और वो पिक होने में लेट हो गया, और वो सुप्रालिवेटर अगर वो चला गया सारा हेमरेज, तो वो सारा ऊपर जाके वो फिर एज ब्रॉड लिगामेंट हिमाटोमा ही अपीयर होता है, विच इज लाइफ थ्रेटनिंग। शी में डाई, उसको इतना ज्यादा अंदर, अगर वो इतना वल्वा से लेके अगर ब्रॉड लिगामेंट तक वो चला गया तो वो इतना ब्लीड कर चुकी होती है कि शी में इवन गो इन DIC।
शी में उसकी रिपेयर, उसकी रिकवरी ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन नॉट ओनली ऑफ वल्वल bleed or an epidural episiotomy bleed. It's a complication of picking vulval hematoma. It's a delayed picking of vulval hematoma actually, जिसकी वजह से वो ब्लीड करते 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 अल्लाह ना करे बट दिस मे ऑल्सो हैपन, और उसमें फिर वो सुप्रालिवेटर चला जाता है और इमेजिन द अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग जो अंदर हो चुकी होती है, और फिर उसको उसमें या तो लेप्रोस्कोपिकली या फिर आप लेप्रोटमी करते हो, तो ऊपर से भी उसको ठीक करने के लिए, और फिर नीचे से उसका ब्लीडर देखते हो। So that is really a bad. So it's not that she has changed the scenario. Basically, it's the continuation of the same scenario. मैम ठीक है ना? सो वल्वल हिमाटोमा की सिर्फ एक आधा पेज ही दिया होता है ये डिलीवरी वाले, जो डिलीवरी की कॉम्प्लिकेशंस है उसके वाले चैप्टर के अंदर एंड पे आई थिंक 1.5 सफ़े का ही होता है, लेकिन उसको अगर आप देखो गौर से तो वो है इसी किस्म का। और अगर अल्लाह ना करे, अगर आप इफ यू कम अक्रॉस सच पेशेंट, तो ये तो बहुत खतरनाक पेशेंट होता है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक लीविंग अ ब्लीडर इनसाइड इन लेप्रोटमी। मैंने ब्रॉड लिगामेंट को, हिमाटोमा को हमने एक्सप्लोर करना है, उसको एस्पारेट करना है कि ड्रेन के नहीं करना है? देखो, हमने एक्सप्लोर इसलिए करना है क्योंकि ब्लीडिंग पहुंच गई है वल्वा से लेके ब्रॉड लिगामेंट तक, तो देयर इज अ ब्लीडर विच इज गोइंग ऑन ना, वो इतना बड़ा ब्लीडर है। तो नीचे से आप पहले तो एपिसियोटमी वाला देखोगे ना कि वहां से ब्लीडर, क्योंकि अगर तो डिलीवरी ब्रॉड लिगामेंट हीमाटोमा इटसेल्फ अगर होगा ना, तो वो तो होगा आपका सिजेरियन सेक्शन के बाद। डिलीवरी के बाद ब्रॉड लिगामेंट हीमाटोमा तो नहीं बनेगा ना, डिलीवरी के बाद तो वल्वल हीमाटोमा जो सुप्रालिवेटर चला गया। तो फिर आप तो नीचे से पहले एक्सप्लोर करोगे कि वो उस ब्लीडर को तो पकड़ो जो नीचे से ब्लीड कर करके ऊपर तक पहुंची जा रहा है। अगर आप ऊपर से तो नहीं प्रेस उसे करोगे ना, ब्लीडर जब नीचे है, तो या तो नीचे से कोई प्रेशर उसका अप्लाई हो, या यू हैव टू स्टॉप ब्लीडिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द एपिजियोटमी फ्रॉम वल्वा और वजाइना। आप जो ब्रॉड लिगामेंट हीमाटोमा की टर्म है ना, वो तो यूज होती है सिजेरियन सेक्शन या किसी लिप्रोटमी के की पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन में, कि व्हेन देयर इज ब्लीडर इनसाइड द ब्रॉड लिगामेंट, जो यूट्राइन आर्टरी के पास का कोई, यूट्राइन आर्टरी की ब्रांच का कोई ब्लीडर है जो रह गया है, और वो फिर ब्लीड करते करते ब्रॉड लिगामेंट में हिमाटोमा उसने बना दिया, उस पे फिर आप ओपन करके यस यू कैन प्रेस, और वो सारा कुछ आप कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, ट्रांसमीन दो ये वो। बट जो वल्वल हिमाटोमा वाला है, जो सुप्रालिवेटर चला गया, उसमें यू नीड टू एक्सप्लोर, बिकॉज आपको एग्जैक्ट प्रेशर साइट ही नहीं पता कहाँ पे आपने देना है। मेरा क्वेश्चन है प्लीज मैम, अगर देखें हम पहले नीचे से इसको एक्सप्लोर करते हैं ना, तो अगर हमें ब्लीडर का एपिक्स नहीं मिलता तो फिर जैसे आपने कहा फिर हम ऊपर से भी मतलब उसको जाएंगे, लेकिन ऊपर मैनेजमेंट से में तो जाएंगे, सॉरी मैं आपको बताती हूँ, लेप्रोस्कोपिकली या ओपन करके आप ऊपर से तो इसको एक्सप्लोर करोगे। कई दफा ऊपर से एक्सप्लोर करके भी मिल जाता है, लेकिन बेटर कि आप नीचे से पहले ब्लीडिंग की सोर्स ढूंढो। मैम, तो मैम ऊपर से जब हम ऊपर भी अप्रोच करते हैं तो हमने सिर्फ इसको लाइगेट करना है, हमने और इसमें कुछ नहीं करना होता ना, लाइगेट हाँ, करके लाइगेट करेंगे या ऑब्जर्व प्रेशर करना देंगे जी। है। ओके मैम, मैम इसमें कोई इसका हिस्टेरेक्टमी का रोल है, जैसे अगर मल्टीपरस नहीं, पेशेंट हो? कोई रोल नहीं। हिस्टेरेक्टमी का इसमें क्या फायदा? इट्स द ब्लीडिंग इज नॉट कमिंग फ्रॉम यूट्रस। मैम इस मैम सिनेरियो को को हम इस लाइगेट कर तरह से सकते लेकर हैं। चलेंगे ना कि जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, वाइटल्स एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन, कि पेशेंट जी, अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है, फिर इमीडिएटली उसको थिएटर में शिफ्ट करना है, उसको फिर अंडर एनेस्थीसिया उसके एग्जामिनेशन इन्वेस्टिगेशंस करना है। कराएंगे ना, स्कैन तो हाँ कराओ। जी, बिल्कुल हाँ ठीक है, उसके सारे वो ब्लड टेस्ट हो गए, स्कैन हो गए, उसमें सारा पता चल गया। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ऐसा करते हैं, क्विकली मैं आप लोगों को सिनेरियो देती हूँ। मेरा ये ख्याल है कि जो सर्किट आपने मुझे शेयर किया हुआ पहले का, उसमें जो करने वाले केसेस हैं, क्योंकि बाकी तो थ्योरेटिकल है, पेरिनियल टियर, दिस वी बैक, ये सारा तो थ्योरेटिकल है, जो विच नीड्स प्रैक्टिस, विच जो किसी भी तरीके से आ सकता है। आई थिंक अगेन 1000 दफा आप लोग कर चुके होंगे फाइब्रॉइड या प्राइमरी सब फर्टिलिटी या कुछ ऐसा। अगर किसी को फाइब्रॉइड का सिनेरियो याद है तो मुझे बता दें, 5 मिनट में वो भी कर लेते हैं। HRT का तो क्लास है मेरी, पूरी लेक्चर है मेरा उसमें। फाइब्रॉइड वाला किसी को याद है क्या था सिनेरियो? जी मैम, लियो मायोसार्कोमा था। शॉर्ट कैसे, केस क्या था। हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट दी हुई थी? नहीं मैम, अल्ट्रासाउंड में बताया था। पहले पेशेंट से हिस्ट्री बताओ। लेनी थी,
आप मुझे एक सिनेरियो थोड़ा सा बता सकते हो, एज क्या थी पेशेंट की और वो सारा? मैम एज थी 70 प्लस थी, थिन लीन पेशेंट था, तो मैंने उससे हिस्ट्री लेनी थी। सॉरी, 1 मिनट में जरा म्यूट कर दूं बच्चों, प्लीज अपना अनम्यूट। अब मैं म्यूट कर रही हूँ, आप साइमा अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। जी मैम। हेलो। हाँ जी। जी मैम, एक 70 प्लस फीमेल थी लेडी, तो थिन लीन पेशेंट थी। पहले 2 स्टेशन थे ना, ये शॉर्ट केस था हमारा। तो पहले जो स्टेशन था उस पे जो है ना हिस्ट्री लेनी थी पूरी और एग्जामिनेशन करना था। तो उसमें एक सिनेरियो था कि वो बस पेशेंट से लेना था, सिनेरियो कुछ भी नहीं था। जब हिस्ट्री ली, सब कुछ किया, जब नेक्स्ट स्टेशन पे गए ना, तो वहाँ पे ना मैंने पेशेंट से एग्जामिनर से अल्ट्रासाउंड की मांगा था। तो उन्होंने ठीक है, कहा मैं आपको एंड में दूंगी मैनेजमेंट के ठीक बाद। है। तो ना मेरे माइंड में भी नहीं था, और मैंने पूरी मैनेजमेंट, मुझे फाइब्राइड लगा था, सॉरी ठीक मैम, है, ओवेरियन लगा था। तो ना ठीक है, मैंने ओवेरियन पे लेके पूरी इसकी मैनेजमेंट सुना दी। ठीक है, फिर एंड में उन्होंने मुझे कहा कि आपने तो उससे अल्ट्रासाउंड दोबारा मांगा भी नहीं, तो उसपे तो लियोमायोसार्कोमा आया है, अब तुम इसको कैसे मैनेज करोगी? ठीक है। तो फिर मैम मैं कंफ्यूज भी हो गई, फिर मैंने बता दिया जाहिर। लियोमायोसार्कोमा। तो हम्म बस यही था। ठीक है, ठीक है। अच्छा, किसी और का एक्सपीरियंस इसी स्टेशन पे? अच्छा, अच्छा, देखो मेरी बात सुनो आप, यू आई थिंक यू वर नॉट रॉन्ग, क्योंकि 70 ईयर ओल्ड के अंदर यू डोंट रियली इवन इमेजिन कि वो कोई फाइब्रॉइड होगा या क्या। और सेकेंडली, लियोमायोसार्कोमा का इतना रेयर इंसिडेंस है कि आप उसको जहन में भी किस तरह लाओ, और वही बात है कि रेयर थिंग्स एक्चुअली डोंट हैपन इन एग्जाम, ये तो एक असूल है ही। लेकिन एक चीज यहाँ पे तो, इसलिए इसको वेरिएंट बनाकर चलना तो बहुत अक्लमंदी थी और बहुत ही अच्छा वो था। लेकिन एक जहाँ पे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, वो ये हो गया कि व्हेन यू वर डूइंग द मैनेजमेंट, बिफोर मैनेजमेंट यू कुड हैव आस्क्ड कि I would first like to finish or to complete my investigations before I go ahead with the management. तो आप मैनेजमेंट कर ही नहीं सकते जब तक आपके पास एटलीस्ट अल्ट्रासाउंड और लेटर ऑन, मतलब अगर आप ओवेरियन भी लेके से चल रहे हो तो एटलीस्ट सीटी स्कैन ही मांग लेते हैं उसका, अगर आप ओवेरियन मेलिग्नेंसी कर रहे हो। तो इट इज तो इन्वेस्टिगेशंस के बगैर, जिस तरह मैंने कहा है, छोटी छोटी बातें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अभी क्लास के शुरू में जैसे मैंने बताया कि व्हेनेवर एग्जामिनर चेंजेस द सिनेरियो इन अ वे के, अगर वो जेस्टेशनल एज ही बदल दें कि 32 से अब वो कहें कि व्हाट इफ शी हैज कम टू यू एट 36 वीक्स, तो क्या करोगे? तो एकदम से मैनेज नहीं कर लेना, आपने उसे रिवैल्यूएट करना है फ्रॉम हिस्ट्री, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन। सिमिलरली इसके अंदर जब भी मैनेज करने लगेंगे तो सबसे पहले अपने पेपर के ऊपर देखना है कि मेरी क्या क्या, इवन कई दफा पेन एब्डोमेन के साथ पेशेंट आई भी है, आपको वेरिएंट लग रहा है, बट एग्जामिनर ने आपको यूरिन कंप्लीट की रिपोर्ट नहीं थी। मतलब आपने सबसे पहले अपने पेपर की तरफ जरूर देखना है कि मेरा क्या क्या कंप्लीटेड है और क्या क्या नहीं है। और आपके लिए एक एक रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस है, ब्लड ग्रुप से लेके सीबीसी से लेके उसका जो है सारा ये क्या उसे कहते हैं, उसका यूरिन कंप्लीट तक। और फिर उसके बाद ये तो खैर अगर ओवेरियन आप लेके चल रहे थे तो आप ट्यूमर मार्कर, अंशी 70 प्लस, तो डेफिनेटली यू वर थिंकिंग अबाउट सी ओवरी, तो आप उसका कोई ट्यूमर मार्कर्स और नहीं तो सीटी कुछ तो मांग लेते ना। तो ये तो बहुत फिर सबसे बड़ा ब्लंडर डायग्नोसिस में नहीं हुआ, क्योंकि डायग्नोसिस तो आपका बिल्कुल ठीक था, आपने तो कॉमन चीज ही सोचनी थी इस एज ग्रुप के हिसाब से। मसला आपका हुआ है मैनेजमेंट से पहले इन्वेस्टिगेशन ना मांगने का। हाँ मैडम, मैडम इसमें एग्जामिनर ने कहा आप मुझे बताएं पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन फाइंडिंग पे आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि एक जो है ना ओवेरियन है या ये जो है ना यूट्राइन मासा। मैंने कहा मैडम लोअर लिमिट अप्रोचेबल होगी इन केस ऑफ ओवेरियन, तो उन्होंने कहा कि उसमें अप्रोचेबल थी। मैंने कहा नहीं, तो वहीं पे डीडी चेंज हो गई मेरी, तो वो तो फाइब्रॉइड निकला फिर। देखो बात ये है कि इन्वेस्टिगेशन तो सेंसिटिविटी पूछा ही ऑफ नहीं था। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज नॉट लाइक कि आप उसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करते हो ना, आप जरूर एग्जामिन करते हो, आप जरूर उसकी हिस्ट्री से कई दफा सबसे रोजल होता है आपको, और कई दफा देखो इतना डीजेनरेटेड या लियोमायोसार्कोमा इज ऑलमोस्ट लुक्स लाइक डीजेनरेटेड फाइब्रॉइड इन एमआरआई आल्सो।
तो कई दफा वो इतना सॉफ्ट होता है या कि आप उसको उसकी लोअर लिमिट के ऊपर सही तरह कमेंट नहीं कर सकते. However, if it's not subserosal, then you cannot really find the lower limit in a fibroid. लेकिन चलो अगर आपको उसमें नहीं भी फील हुई तो कोई ये चीज ऐसी नहीं थी कि इस पे आपको फेल ही कर दिया जाए, बिकॉज एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की फाइंडिंग इज नॉट लाइक ऑलवेज 100%. आप उसके बाद हमेशा अल्ट्रासाउंड बहुत सारी चीजों के ऊपर भी डिपेंड कर रहे होते हो. लेकिन जाहिर है आपने तो केस को उस तरफ लेके जाना है ना जहाँ पे आपको मैक्सिमम आपको लगता है डीडी में आप वही डिफरेंशियल्स ऊपर रखते हो ना जो कॉमनेस्ट होते हैं उस एज ग्रुप के, या उस सारे सर्कमस्टेंसेस में उस पेशेंट पे फिट हो रहे होते हैं. तो बाकी बात जो रहेगी, अगर फॉर एग्जांपल लोअर लिमिट इसका रीचेबल होता भी तो भी लियोमायोसार्कोमा नंबर 1 पे बोलना बड़ा ऑड सा था. यूट्राइन मैस 70 इयर्स में एकदम से बोल देना वाज अ वेरी वेरी रेयर थिंग. सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इज इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके बाद आप इसीलिए तो अल्ट्रासाउंड कराते हो. तो ये एक वाहिद बात नहीं होती कि इसके ऊपर ही फेल हो जाए. मैम ये जो लोअर लिमिट रीचेबल की बात लोग करते हैं ना, ये तो अगर इतना बड़ा मास है तो फिर उसमें भी तो मिलता भी नहीं है. मतलब अगर नहीं मिल इतना जाता बड़ा है, नहीं नहीं मिल मैडम, जाता. बड़ी मास में तो मैडम नहीं मिलता अगर लोअर लिमिट रीचेबल है. ओवेरियन मैस में मिल जाता है अगर अगर बेशक आपका बड़ा भी मैस है. हाउएवर इफ इट इज एडहेरेंट टू यूट्रस या इमोबाइल है फिर लोअर लिमिट नहीं मिलता. अगर ठीक है इमोबाइल ना, यूट्रस है और दूसरा क्या बताया मैडम आपने? एडहेरेंट है यूट्रस के साथ एडहेरेंट है और इमोबाइल मैस है ओवरी का, फिर लोअर लिमिट नहीं मिलता. लेकिन अगर वो बड़ा भी है और मोबाइल है तो लोअर लिमिट मिल जाता है. डॉक्टर अरूबा, ऐसे केस में हम ये पूछ सकते हैं पेशेंट से कि कोई प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ फाइब्रॉइड, या कभी उसने अल्ट्रासाउंड कराया तो कोई फाइब्रॉइड तो नहीं था, अगर हम यूट्राइन ट्यूमर को अपने डीडी में रखना चाहते हैं तो. ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन वही बात है कि 70 ईयर ओल्ड इफ सेज कि हाँ मेरा यंग एज ग्रुप में या फॉर एग्जांपल प्री मेनोपॉजल एज ग्रुप में एक अल्ट्रासाउंड तो हुआ था, उसमें एक फाइब्रॉइड आया था, तो क्या 70 प्लस में आप फिर भी रखोगे फाइब्रॉइड को डीडी में? नहीं नहीं, फिर क्या डीडी बनाएंगे? एब्डोमिनल मैस की ओवेरियन ट्यूमर बनेगी, या यूट्राइन ट्यूमर, या जीआईटी के देखो ट्यूमर? बात ये है कि अगर तो आपको लोअर लिमिट रीचेबल नहीं मिली, बाकी सारा कुछ मोबाइल है एंड लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल, देन डेफिनेटली इट्स अ यूट्राइन मास. ठीक है, तो फिर आप नंबर 1 पे यूट्राइन मास रख सकते हो, लेकिन उसकी एज ग्रुप और उसका वो सारा कुछ कॉमनेस्ट इस एज में फिर ओवेरियन है. तो नंबर 1 पे आप कह सकते हो कि यूट्राइन मास बिकॉज लोअर लिमिट वाज नॉट रीचेबल. However, incidence of uterine mass, obviously देखो 70 प्लस में तो फिर कोई malignancy है ना, तो फिर आप उसको यही कहोगे कि यूट्राइन मैस है तो फिर वो ऑब्वियसली कोई मेलिग्नेंसी ही है यूट्राइन, विच में भी लियोमायोसार्कोमा. हाउएवर इफ इट इज ओवेरियन, तो ओवेरियन में आपको लोअर लिमिट मिल जानी चाहिए थी. इट्स मोबाइल एंड लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल गोइंग मोर टुवर्ड्स यूट्राइन, बट अगेन इस एज ग्रुप में ओवेरियन कॉमनेस्ट है तो आप ओवेरियन कॉज रख सकते हो. हाँ बिल्कुल मैम, लेकिन इस केस में तो ओवेरियन को ही टॉप पे रखना चाहिए, फिर अगर वो कुछ रख भी लो, है तो फिर. बिल्कुल ठीक है, रख लो. आप इवन उससे इन्वेस्टिगेशंस में अल्ट्रासाउंड मांगोगे, अगर वो अल्ट्रासाउंड देने से इनकार कर देते यू कैन गो फॉर ट्यूमर मार्कर्स आल्सो. ठीक है ना, क्योंकि इस एज ग्रुप में आप ओवेरियन कर रहे हो. अगर वो फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ज्यादा यूट्राइन ही लग रहा है कि लोअर लिमिट बिल्कुल रीचेबल नहीं है और आपको बहुत ज्यादा है, तो आप वेट कर सकते हो. आप कह सकते हो कि मैं ट्यूमर मार्कर्स या माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट. डेफिनेटली अगर ट्यूमर मार्कर्स वो नॉर्मल हमें दे देती है तो फिर हम यूट्रस की तरफ सोचें, अगर नॉर्मल फिर क्यों यूट्रस की नॉर्मल तरफ भी. बिल्कुल. अच्छा और मैडम मैडम एक और डॉक्टर बात है. एक मिनट, हाँ जी सानिया. मैडम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे लियोमायोसार्कोमा है, जैसे ओवरी में एक ड्रास्टिक चेंज होती है. एक टिपिकल अपीयरेंस एक पेशेंट की 70 इयर्स पे होती है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन आ गया, कैक्सिक लुकिंग हो गई, साथ में उसके जो है एब्डोमिनल डिस्टेंशन, वेट लॉस हो गई, लॉस ऑफ एपेटाइट. मैडम लियोमायोसार्कोमा में आई डोंट थिंक सो कि इतने प्रोमिनेंट फीचर्स होता होंगे तो कि नहीं है, लेकिन वही बात है कि हो सकता है बहुत आगे की आप जो स्टेज बता रहे हैं उसमें साइटीज और वो कुछ होता है, कई दफा मैथ्स के साथ भी आ जाती है ओवेरियन. और जो लियोमायोसार्कोमा है मैडम, इसकी भी हम स्टेजिंग लेप्रोटोमी करते हैं और बायोप्सी हमने इसकी भी जो स्टेज 1, 2 और 3 और 4 होती है, और इसमें भी बिल्कुल हमने उसी लेकिन तरह इसमें जो प्री इसमें डोमिनेंट आप होता है मैडम, एमआरआई कराओगे, सीटी नहीं एमआरआई कराओगे. कराएंगे और रेडियोथेरेपी मेरे ख्याल में मैडम इसका जी ज्यादा वो होता है. जी जी ठीक है. ठीक है. और डॉक्टर अरूबा, ये जो बिफोर 40 ईयर जो हम ट्यूमर मार्कर्स मांगते हैं, ये जो CEA है वो किस वक्त मांगना है? सी है तो आपने हर देखो बात ये ट्यूमर मार्कर्स अक्सर हर क्लास में तकरीबन ये बात होती है. ट्यूमर मार्कर्स
देखो एनी सीए कैन अकर इन एट एनी एज ग्रुप एक्चुअली। अगर कोई कैंडिडेट किसी भी एज ग्रुप में सारे ट्यूमर मार्कर्स भी मांग ले तो वो गलत नहीं है, ठीक है। एक्चुअली समटाइम्स इतनी रेयर चीज आपके सामने, आप हैरान होकर रह जाते हो। सो मतलब सो एनी सीए कैन हैपन एट एनी एज ग्रुप, लेकिन कंसिडरिंग रिसोर्सेस, चलो हमने लैब के ऊपर ज्यादा वो नहीं करना ये वो, तो आप कहते हो कि 20 ईयर्स से पहले पहले आप CA 1 to 5 के अलावा वाले सारे ट्यूमर मार्कर्स मांग लेते हो, जिसमें आपका CEA भी है, अल्फा फीटोप्रोटीन भी है, बीटा HCG भी है और LDH भी है। 20 ईयर्स से 60 ईयर्स की एज ग्रुप में आप सारे ट्यूमर मार्कर्स जिसमें ये सारे भी और साथ CA 1 to 5 भी मांग लेते हो। 60 ईयर के बाद आप कहते हो कि सिर्फ CA 1 to 5, लेकिन किसी किताब में ये लिखा नहीं हुआ कि किस एज ग्रुप में क्या आपने ट्यूमर मार्कर मांगना है। यू कैन आस्क इवन ऑल ट्यूमर मार्कर्स एट एनी एज ग्रुप। एपिथेलियल सेल्स कार्सिनोमा का ज्यादा चांस ये है कि वो टीनेज में नहीं होगा, लेकिन हो भी जाता है। सो व्हाट इफ यू हैड मिस्ड इट। सिमिलरली CA 1 to 5 के अलावा बाकी ट्यूमर मार्कर्स ना मांगना आफ्टर 60 डज नॉट मीन कि 100% चांस नहीं है कि कोई और जर्म सेल ट्यूमर या कोई और वो नहीं होगा। सिमिलरली ट्यूमर मार्कर इटसेल्फ की सेंसिटिविटी कितनी है, इट्स अ रेयर थिंग बट इट कैन हैपन। अनफॉर्चुनेटली एक आई हैव आल्सो सीन सच पेशेंट जिसमें ट्यूमर मार्कर सारे नॉर्मल थे, सब कुछ ही नॉर्मल था, बट इंट्राऑपरेटिवली द बायोप्सी रिपोर्ट केम आउट टू बी अ मैलिग्नेंट ओवेरियन कार्सिनोमा। सो ट्यूमर मार्कर की 100% सेंसिटिविटी नहीं है, रिस्क ऑफ मैलिग्नेंसी इंडेक्स की 100% सेंसिटिविटी नहीं है। हिस्टोपैथोलॉजी की रिपोर्ट या ये जो बायोप्सी की रिपोर्ट है, इट हैज गॉट 100% सेंसिटिविटी। सो आप ये सब कराते हो और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि किस एज में क्या नहीं कराना। बहुत ही सेफ रहना चाहते हो तो यू कैन आस्क ऑल ट्यूमर मार्कर्स एट एनी एज ग्रुप, सेइंग दैट एनी ट्यूमर कैन हैपन एट एनी एज, ठीक है। वरना जो रेंजेस करके बतानी है एज की रेंज बता के तो वो भी कर सकते हैं। क्योंकि मैम दियो अक्सर एग्जामिनर पूछते हैं कि आप इस एज में सारे ट्यूमर मार्कर्स कराओगे, तो फिर मतलब क्या उसका उसका आंसर जवाब ये होता है कि एनी CA कैन हैपन एट एनी एज ग्रुप। मैडम यहाँ पे पेपेल बियोप्सी मेरी होगी ना, पेपेल मैं मांगूंगी ना बियोप्सी पे, किसमें? ये ल्यूमायोसार्कोमा में, अगर पेशेंट ब्लीडिंग, जो बियोप्सी रिपोर्ट में पहले मांगूंगी और फिर प्रोसीड करूंगी। इसके अंदर आप पहले तो MRI कराओगे ना उसकी स्टेजिंग देखने के लिए। तो मैडम जैसे ये कहते हैं ना कि हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट के बाद ही आप आगे मैनेजमेंट पे जाया करें ना, इसमें ऐसी कोई हिस्टोपैथोलॉजी तो लियोमायोसार्कोमा की आएगी बायोप्सी, जो आपके पेपेल है उसके ऊपर तो नहीं लियोमायोसार्कोमा आ जाएगा ना, उसपे तो एंडोमेट्रियल आएगा ना, उसके ऊपर तो एंडोमेट्रियल आएगा। तो वो तो इसके रिपोर्ट। एंडोमेट्रियल है। अच्छा, तो इसके तो मैं अंदर आई डोंट थिंक पेपेल का कोई रोल है। शी इज 70 प्लस, शी इज नॉट हियर विद पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग और एनीथिंग, शी इज हियर विद मास। तो और स्कैन के ऊपर आपका लियोमायोसार्कोमा का सस्पेशन है, आप MRI कराओ, उसकी स्टेजिंग कराओ, ऑन्कोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करो, उसकी प्री ऑपरेटिव स्टेजिंग करके अगर सर्जरी डिसाइड हो रही है तो गो फॉर द स्टेजिंग लेप्रोटमी। और उसके बाद ये सारा एक छोटा सा टेबल है, ये भी आधे सफे का एक दिया हुआ, शॉर्ट्स में भी मेरा ख्याल है दिया हुआ, और उसमें सारी स्टेजिंग भी दी हुई है। समवन इज आस्किंग कि क्या स्टेजिंग है, वो तो उसमें टेबल बना हुआ है पूरा लियोमायोसार्कोमा का। डॉक्टर अरूबा, हम ये कह सकते हैं अगर वो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं देंगी तो ट्यूमर मार्कर्स अब हम मांगते हैं और ट्यूमर मार्कर नॉर्मल दे रही है, तो अच्छा हम देखो, कहेंगे मैं कि बताती हूँ। MRI और CT स्कैन अकॉर्डिंग नहीं, टू आप अल्ट्रासाउंड कुछ भी रिपोर्ट। नहीं कहोगे, आप कुछ भी नहीं अच्छा, कहोगे। देखो एक पेशेंट है वहां बैठी हुई 70 ईयर ओल्ड, और आपने उसकी रिपोर्टें करानी है, आप बगैर किसी एविडेंस के उसके MRI CT तो नहीं करा लोगे ना। आप इवन ट्यूमर मार्कर्स देखो, अगर एक पेशेंट उसके अंदर एग्जामिनर ने आपसे कहा है कि शी विल गिव यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एट द एंड, और आपको एग्जामिनेशन फाइंडिंग से लगता है कि आपने उसको एग्जामिनेशन फाइंडिंग से लग रहा है कि इट्स एन ओवेरियन मैस, यानी लोअर लिमिट इज रीचेबल, तो फिर आप कहोगे कि अगर अल्ट्रासाउंड नहीं भी है तो आई वांट ट्यूमर मार्कर्स। अगर आपको एग्जामिनेशन से लग रहा है कि इट्स नॉट ओवेरियन, इट्स यूट्राइन, बट यू आर कंफ्यूज्ड कि हाउ कैन दिस यूट्राइन मैस बी present in a 70-year-old lady, which is such a rare thing to happen, तो आप कह सकते हो कि फिर आप ट्यूमर मार्कर्स तो नहीं मांगोगे ना, बिकॉज आपने एग्जामिन किया पेशेंट और आपका इन एग्जामिनेशन ज्यादा जा रहा है टुवर्ड्स यूट्राइन मैस। तो फिर आप एग्जामिनर से कहोगे
कि my further investigations will depend on my ultrasound report. So if you give me ultrasound report, then I will decide that if I really need a tumor markers or not, if I want CT or MRI, what now, because my examination is showing that that there are more chances that she is having a uterine mass, not ovarian. लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन पे ओवेरियन लग रहा है, लोअर लिमिट इज रीचेबल, तो अगर एग्जामिनर अल्ट्रासाउंड नहीं भी दे रहे तो आप कह सकते हो कि मुझे ट्यूमर मार्कर्स दे दे, ट्यूमर मार्कर्स से आपको अंदाजा हो जाएगा। लेकिन ट्यूमर मार्कर्स से आगे नहीं जाना, ट्यूमर मार्कर्स दे दिए, वो नॉर्मल आ गया, तो फिर भी आप कहोगे कि ओवरऑल फर्दर इन्वेस्टिगेशन विल डिपेंड ऑन द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एंड द ट्यूमर मार्कर्स रिपोर्ट। कई दफा अल्ट्रासाउंड पे कॉम्प्लेक्स सिस्ट है लेकिन ट्यूमर मार्कर्स नॉर्मल है, तो हम सीटी स्कैन तो नहीं कराते ना फिर तो MRI होगा ना। किसके लिए? नहीं, अगर क्या सिनेरियो आपने दिया है कि अगर ट्यूमर मार्कर नॉर्मल होंगे और नॉर्मल है और अल्ट्रासाउंड पे कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट है, अच्छा, तो हम सीटी तो नहीं कराते ना। हाँ नहीं, योर सीटी स्कैन एंड सीटी और MRI तो हम बहुत सोच समझ के कराते हैं ना किसी पेशेंट में, ठीक है। तो वो सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है आपकी प्रीवियस रिपोर्ट्स के ऊपर। तो अगर कोई एक रिपोर्ट भी मुकम्मल नहीं है और आप तो इसीलिए तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन का फायदा है ना, कि आपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन किया, आपने एक दिमाग में बनाया है कि ओके दिस एग्जामिनेशन इज शोइंग दैट द मास हैज इसकी लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल एंड द मास इज मूविंग विद द यूट्रस, which means that she may be having a uterine mass, but she's 70 plus. There are less chances to have a uterine mass, but examination is showing that she's having a uterine mass. तो चलो DD में नंबर 1 पे यूट्राइन रख लो, नंबर 2 पे ओवेरियन। आपने अल्ट्रासाउंड मांगा, पेशेंट एग्जामिनर ने कहा कि अल्ट्रासाउंड अभी नहीं देना, तो आप ट्यूमर मार्कर्स नहीं मांगोगे, बिकॉज आपका नंबर 1 DD इज गोइंग मोर टुवर्ड्स अ यूट्राइन मास। तो आप कहोगे कि मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशंस विल डिपेंड ऑन माय अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। आप आगे वाइवा लेके जा ही नहीं सकते, ठीक है। आप उसकी कोई खामखा एक्स्ट्रा इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करा सकते ना, इस वजह से। सबा ने कुछ कहना है? मैम मुझे ये पूछना है, एक पेशेंट है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है और वो एंडोमेट्रोसिस की है और सी 125 रेज है, तो सीटी स्कैन करवाने? नहीं। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, आपकी जो सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो डिपेंड कर रही होती है हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और अल्ट्रासाउंड पे, राइट। हिस्ट्री क्या, हिस्ट्री से आपको पता लग रहा है कि ज्यादा चांस है बिकॉज शी इज अ यंग पेशेंट, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की पेशेंट है और इसको डिस्मेनोरिया इस पैटर्न में हो रहा है, शी मे बी हैविंग, इफ शी इज सबफर्टाइल फिर तो आपके डायग्नोसिस वैसे ही बन जाना चाहिए, लेकिन चलो फिर भी तो हिस्ट्री एग्जामिनेशन में एग्जामिन जब आपने किया, आपको लगा फॉर्निसिस में फुलनेस है या कोई टेंडरनेस भी थी या फिर थोड़ा सा एडहेरेंट आपको मैस भी लगा, योर माइंड इज गोइंग मोर टुवर्ड्स एंडोमेट्रियोसिस, आपने स्कैन मांगा, स्कैन के ऊपर कॉम्प्लेक्स सिस्ट आ गई, चलो कॉम्प्लेक्स सिस्ट की वजह से आपने ट्यूमर मार्कर्स मांग लिए, उसमें CA-125 उन्होंने 100 तक दे दिया या 200 तक दे दिया, ठीक है। CA-125 एंडोमेट्रियोसिस में हजारों में, वैसे एक किसी में हो भी जाता है, लेकिन जिसमें हजारों में चला जाए फिर आप सीटी मांग लेते हो, लेकिन CA-125 मोस्टली 100-200 तक ही बड़ा होता है एंडोमेट्रियोसिस में। देन यू डू नॉट रियली नीड टू गेट द CT स्कैन डन बिफोर गोइंग फॉर द मैनेजमेंट, इवन अगर शी इज अनमैरिड और if the patient is somebody who doesn't have any fertility wishes, यानी उसकी फैमिली कंप्लीट है या मे बी शी इज नॉट येट प्लानिंग टू कंसीव फॉर अनदर ईयर और 2, हाउएवर एंडोमेट्रियोसिस में जल्दी कर जाना चाहिए, लेकिन चलो वो परसिस्टेंट है कि उसका मियां यहाँ नहीं है या व्हाटएवर, शी हैज टाइम, तो आप इवन अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट और चलो ट्यूमर मार्कर्स भी करा लिए, हिस्ट्री एग्जामिनेशन की बेस पे भी डायग्नोसिस बना के आप उसको मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर एंडोमेट्रियोसिस भी दे सकते हो, राइट। तो उसके अंदर इतना लंबा चौड़ा सीटी और उनकी तरफ जाने की जरूरत नहीं होती। मैम थाउजेंड्स में भी लिखा हुआ था कि होता है एंडोमेट्रोसिस में, फिर उस केस में मांग रेयर, लेना। अगर 1000 में चला जाए, मैंने खुद देखा, आई हैव सीन पेशेंट जिसके अंदर 1000 प्लस था बट शी हैड एंडोमेट्रियोसिस। वो एक मैसिव एंडोमेट्रियोसिस होता है जो पूरे पेरिटोनियल पे एब्डोमिनल पेरिटोनियम के ऊपर फैला होता है, बट अगर 1000 में है तो आप करा लो सीटी, बिकॉज 1000 में तो CA में भी आ जाता है ना। सो मैम किसी भी कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट पे हमने सीटी नहीं करानी, अगर वो इंडोमेट्रियोसिस भी विदाउट ना ट्यूमर हो, मार्कर्स नहीं कराना, जी मैडम। विदाउट ट्यूमर मार्कर्स नहीं कराना। देखो 2-3 चीजें होती है, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको 2-3 बातें बताती हूँ। एक तो हमें अभी सबा ने सिनेरियो बताया ना, उसमें स्कैन के ऊपर कॉम्प्लेक्सिस थी, कॉम्प्लेक्स सिस्ट में भी चलो थोड़ा सा ये भी हमें पता चल रहा है कि वेस्कुलरिटी कितनी है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस है, बहुत कुछ मेंशन्ड होता है जिसमें एंडोमेट्रियोसिस नजर आ रहा होता है, और हमें ट्यूमर मार्कर्स में CO-125 100 200 300 तक मिल गया, चलो वो हिस्ट्री एग्जामिनेशन पता चला यू डू नॉट नीड CT स्कैन।
इसी तरह अगर इफ देयर इज अ पेशेंट हु हैज गॉट अ कॉम्प्लेक्स सिस्ट जिसमें उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी हुई कि उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, बट आपको वो एम रूल में आती हुई लग रही है, यानी सेप्टी, वो जो सारा बी और एम रूल के चीजें, और उसमें एम रूल के ज्यादा क्राइटेरिया पूरा हो रहा है, and they have told you that इसके बहुत ज्यादा it has got increased vascularity in the capsule, तो फिर आप अच्छा आपने ट्यूमर मार्कर्स मांगे, अगर आपका एम रूल्स बहुत ज्यादा उसमें पूरे हो रहे हैं तो इट्स बेटर यू कैन इवन गेट सीटी स्कैन डन, इवन अगर आपके ट्यूमर मार्कर्स अगर CA125 100 तक भी है। आई रिसेंटली हैड अ पेशेंट जिसको मैंने देखा कि उसका CA125 48 था सिर्फ, एंड ऑल अदर ट्यूमर मार्कर्स वर नॉर्मल, बट unfortunately biopsy report later on came out to be malignant. That was a very, which showed के किताबों में गलत नहीं लिखा हुआ कि even tumor markers are not 100%. Even और उसके एक दफा नहीं, वो बिकॉज वो एक डॉक्टर ही की फैमिली से रिलेटेड थी, तो उसके पता नहीं 3-4 बार कहीं डिफरेंट लैब से ट्यूमर मार्कर्स हुए हुए थे, स्पेशली CA125, और वो जो एक जिस लैब में मैक्सिमम आया हुआ था वो 48 था, तो बाकी तो सारी वैल्यूज इससे कम कम थी, तो 48 इज नॉट अ वेरी हाई वैल्यू, एंड वी वर थिंकिंग प्रॉब्ली इट्स एंडोमेट्रियोसिस, और चलो शायद सीरस सिस्ट एडिनोमा होगा या एटसेट्रा, बट इट वाज कार्सिनोमा प्रॉपर। सो जो कि बहुत ही एक जिसने ये बात दोबारा मैं याद कराई कि डोंट टेक ट्यूमर मार्कर्स टू हैव 100% सेंसिटिविटी, दे कैन नेवर हैव 100% सेंसिटिविटी। 100% जो हम कहते हैं ना कि बायोप्सी की रिपोर्ट ही होती है, तो वो वाकई होती है, तो ये इस तरह के वाकयात हम एकदम से याद कराते हैं कि किताब में जो लिखा है वो ठीक वो होता है लाइफ में, राइट। सो अगर अगर अल्ट्रासाउंड पे आपको उन्होंने इंक्रीज वेस्कुलरिटी दी हुई है, आपको कॉम्प्लेक्स मैस इस तरह का दिया हुआ है, आपके एम रूल्स पूरे हो रहे हैं, तो यू कैन इवन गेट सीटी स्कैन बिफोर गोइंग फॉर द सर्जरी, यू कैन इवन अरेंज फ्रोजन सेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी, कि आपका आप कहोगे कि इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्ट, बिकॉज ये जो हम बातें हमेशा करते हैं कि जी इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्ट, तो बेशक ट्यूमर मार्कर्स भी नॉर्मल है, बट हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट इज 100%। लेकिन अगर आपको हिस्ट्री एग्जामिनेशन में लग रहा है कि इट्स गोइंग मोर टुवर्ड्स एंडोमेट्रियोसिस, स्कैन के ऊपर उन्होंने आपको फाइंडिंग ऐसी दी हुई है जो आपको एंडोमेट्रियोसिस लग रहा है, आपके ट्यूमर मार्कर्स इस तरीके से आ रहे हैं कि सारे नॉर्मल है और CA125 स्लाइटली रेज्ड है, तो फिर you don't need to go for the CT scan for endometriosis only. However, when we'll be doing surgery, जब आप सर्जरी कर रहे होगे, सभा के लिए बात क्योंकि उसी का सिनेरियो था, जब आप इसी पेशेंट में सर्जरी कर रहे होगे एंड देयर इज अ कॉम्प्लेक्स, सो देयर इज नो हार्म दैट यू गो एग्जैक्टली इन सेम वे एज यू डू स्टेजिंग। आप उसी तरह पेरिटोनियल वॉशिंग ले लो उसकी, आप उसी तरीके से ये एक अपना रिफ्लेक्स बना लो, कॉम्प्लेक्स सिस्ट की जब भी सर्जरी करने जा रहे हो आप उसकी पेरिटोनियल वॉशिंग ले लो, पूरी इंस्पेक्शन करो, एंड इफ यू थिंक दैट इंट्राऑपरेटिवली इट इज suspicious looking mass, then you can arrange frozen section also। ये आप अपने हर कॉम्प्लेक्स सिस्ट में बना लो, जो केस मैं आपको भी बता रही हूँ जिसमें 48 तक का था, तो थैंक गॉड, बिकॉज देखो जब आप एक सर्जरी करने जा रहे होते हो तो आप उसके अंदर अगर पेरिटोनियल वॉशिंग लेने में क्या प्रॉब्लम है, राइट। और आपका एक बैक एंड पे चलो अगर फ्रोजन सेक्शन की अरेंजमेंट हो ना भी हो, तो आपने मरीज को बताया हुआ है कि जब बायोप्सी की रिपोर्ट आएगी इट विल टेल अस कि क्लियरेंस सर्जरी अगर रिक्वायर्ड हुई तो इवन पोस्ट ऑपरेटिवली मैं अगले 10 दिनों के बाद भी इसको ले जाके या हफ्ते बाद भी जाके क्लियरेंस सर्जरी करूंगी, क्योंकि इसकी रिपोर्ट बाद में अनएक्सपेक्टेडली CA की का आ गया है, राइट। इट्स नॉट अ गुड सिनेरियो टू गेट इनटू इन प्रैक्टिकल लाइफ आल्सो एंड इन एग्जाम एज वेल, कि आपने एक पेशेंट की बिनाइन समझ के सर्जरी की और बायोप्सी की रिपोर्ट CA आ गई हुई है, तो इट इज एक्चुअली नॉट अ गुड सिनेरियो। ये कोई एक अच्छा केस नहीं है असल लाइफ में भी, लेकिन एवरीवन इन आर हर कोई अपने करियर में ये जरूर फेस कर लेता है अनफॉर्चुनेटली, कि आप वाकई बहुत बिनाइन समझ रहे हो तो उसको, बट लेटर ऑन बायोप्सी कम्स आउट टू बी CA। ऐसे केस में फिर आप काउंसिल करते हो, पोस्ट ऑप में पेशेंट होता है, आपने फॉर एग्जांपल उसकी यूफ्रेक्टमी की है या उसकी सिर्फ सिस्टेक्टमी की है एंड पेशेंट इज इन पोस्ट ऑप, और पेशेंट आफ्टर 10 days हैज ब्रॉट हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट व्हिच इज CA, तो फिर ऑब्वियसली इफ द क्लियरेंस सर्जरी इज रिक्वायर्ड तो आप उसको कहोगे कि बिकॉज अनएक्सपेक्टेडली द रिपोर्ट हैज कम आउट टू बी CA, तो हम अब वापस जाएंगे और जाके इसको क्लियरेंस सर्जरी करेंगे। जी सानिया। डॉक्टर अरोबा, ये मैम तो फ्रोजन फिर ये सेक्शन सीक्वेंस ऑफ फ्रोजन इवेंट मैडम ये हुआ ना कि मैडम पहले हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड के फाइंडिंग पे ट्यूमर मार्कर्स, और देन डिपेंडिंग अपॉन द ट्यूमर मार्कर्स वी डू सीटी स्कैन। लेकिन अगर एग्जामिनर हमें ये कहता है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट नहीं है अवेलेबल, तो माय नेक्स्ट स्टेप स्टिल इट विल बी मैडम ट्यूमर मार्कर्स
कि मेरे पास अल्ट्रासाउंड की tumor रिपोर्ट भी नहीं है। markers, if you think on examination that it's an ovarian mass, यहाँ पे फिर एग्जामिनेशन की इम्पोर्टेंस आ जाती है। सही डॉक्टर बात, अरूबा, ठीक। ये फ्रोजन सेक्शन के ऊपर रिलाई 100% होता है या इसमें कर भी ले फॉल्स पॉजिटिव आता 100%, उस पे हमें करना पड़ता है 100% रिलाई। अगर फ्रोजन सेक्शन कहता है कि नहीं इट्स नॉट मेलिग्नेंट, तो फिर हमें उसे मानना पड़ता है। और दूसरी मैम, मेरा ये क्वेश्चन भी है कि जैसे मैडम हमारे पास ओवेरियन सीए का आ जाता है ना, तो हम कहते हैं कि सीटी स्कैन साथ में चेस्ट वगैरह करा के और सीटी गाइडेड बायोप्सी की रिपोर्ट मैं मांगती हूँ एग्जामिनर से। तो अगर सीटी गाइडेड बायोप्सी पे मुझे वो वेल डिफरेंशिएटेड एडिनोकार्सिनोमा दे देती है ना, तो फिर मैडम वेल डिफरेंशिएटेड सीटी गाइडेड बायोप्सी के बाद स्टिल आई हैव टू प्लान मैडम स्टेजिंग लेप्रोटमी या डायरेक्टली टू न्यू एडजॉइंट कीमोथेरेपी फॉलो बाय डीबल्किंग सिस्ट, सर्जरी? हाँ वो तो सारी सर्जरी उसी तरह ही होगी ना। ऑन्कोलॉजिस्ट को साथ हम इन्वॉल्व रखेंगे ना कि वो पहले कीमोथेरेपी देना चाह रहे हैं, क्या देना चाह रहे हैं। नहीं, तो मैं ये जो मुझे कंफ्यूजन हमेशा होती है ना कि मैडम स्टेजिंग लेप्रोटमी तो डीबल्किंग सर्जरी की तरह तो नहीं हो सकती ना। तो स्टेजिंग मैं लेप्रोटमी के अंदर आप इट्स अ पार्ट ऑफ, उसमें आप साथ क्लियरेंस भी करते हो। यानी मैम डीबल्किंग इज अ पार्ट ऑफ दिस स्टेजिंग लेप्रोटमी। जी अच्छा, ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। सबा ने क्या कहना है? मैडम, मुझे ये कहना था, जो पेशेंट जिसका मैं आपको बता रही थी, ये पेशेंट इसकी हिस्ट्री बिल्कुल टिपिकल इसी तरह से एंडोमेट्रियोसिस की थी, सब फर्टिलिटी भी थी, और इस पेशेंट का जो था हॉस्पिटल वालों ने सीटी स्कैन वगैरह सब कुछ करवाया हुआ था। उसके बाद इस पेशेंट की लेप्रोस्कोपी हुई थी, और लेप्रोस्कोपिक इसकी जो स्टेज 4 एंडोमेट्रियोसिस थी, फिर इसको लेप्रोटमी में कन्वर्ट किया गया था, और फिर जो है ना इसकी बायोप्सी वगैरह इसको क्लोज कर दिया गया था, और मेकिंग श्योर दैट देयर इज नो एनी इंजरी टू द सीटी गट्स। इसमें एक्स्ट्रा हो गया। देखो यस बात मैम। ये है कि एमआरआई सीटी जो है ना, अगर आप फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हो जहाँ पे अगर पेशेंट को फ्री भी अवेल, तो एमआरआई पता नहीं किस कहाँ फ्री होता है क्या नहीं होता, वो भी ज्यादती है। अननेसेसरीली एक भी मरीज अगर आप एक्स्ट्रा सीटी एमआरआई का भेज रहे हो फ्री वाला भी, वो भी ज्यादती है, क्योंकि वो फिर हॉस्पिटल में शायद वो किसी उस बंदे का हो जाता कि जो वाकई डिजर्विंग था। फिर अगर आप पेशेंट अपने अपने कॉस्ट पे करा रहा है, कोई पेमेंट करके करा रहा है, तो आई थिंक कि अगर 20-25 हजार तो कम से कम आजकल लग जाते हैं सिर्फ एमआरआई पे, राइट। तो आई डोंट नो कि अगर उसमें वो कोई कंट्रास्ट या कोई उन चीजों के साथ वो करना करे एमआरआई या सीटी, तो वो और वी नो कि 20-25 हजार में तो पूरा प्रोसीजर एक प्राइवेट छोटे हॉस्पिटल में जाके भी, इवन कोई चैरिटी वाला भी उसमें भी 20-25 हजार से कम में हो जाता है उसका। तो और वो आप एक टेस्ट पे उसके लगा रहे हो जिसकी फाइनली जरूरत नहीं है। कुछ क्लिनिकल असेसमेंट भी होनी चाहिए ना। आपका आपको पता तो हो कि अच्छा अल्ट्रासाउंड इज इम्पोर्टेंट, इफ समवन इज नॉट गिविंग यू अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, यू शुड नो अ बिट एटलीस्ट। आपको अपने हिस्ट्री एग्जामिनेशन से आइडिया तो हो ना कि आपने इसमें ट्यूमर मार्कर्स मांगने भी है या नहीं। भैया वो फाइब्रॉइड का केस है, आप ट्यूमर मार्कर मांग लो, क्योंकि उसके अल्ट्रासाउंड नहीं दिया तो वो तो फिर फेल हो जाएगा ना बंदा। तो लेकिन यू शुड नो ऑन एग्जामिनेशन कि आपने कि इट्स एन ओवेरियन मैस, तो फिर आप उसके ट्यूमर मार्कर्स मांगोगे अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी नहीं दी। और फिर एग्जामिनर कोई एक चीज आपको जरूर दे देते हैं कि या आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दे देंगे या फिर आपको ट्यूमर मार्कर दे देंगे। और जब ट्यूमर मार्कर वो देंगे और ट्यूमर मार्कर हायर साइड पे आ रहे हैं, तो अगेन यू विल से कि मुझे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट चाहिए। कई दफा होता है कि ट्यूमर मार्कर में वो CA-125 बहुत ज्यादा दे देते हैं, बट यू डोंट हैव एन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। वो कहते हैं ट्यूमर मार्कर 1200 है या 2000 समथिंग है, बट दे हैव नॉट गिवन यू द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। आप एक दफा उनसे फिर पूछे, दे आर नॉट गिविंग यू द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, फिर आपको पता है कि ट्यूमर मार्कर ज्यादा है तो आप सीटी मांगो, ठीक है ना। तो इट मींस कि द केस इज गोइंग मोर टुवर्ड्स ओवेरियन मैलिग्नेंसी, तो फिर आप सीटी मांग लोगे। तो इसी तरह तो आपका जो एग्जामिनेशन से रिलेट करके आप इन्वेस्टिगेशन डिसाइड करोगे। किसी भी पेशेंट में आप सीटी एमआरआई एक्स्ट्रा नहीं मांग सकते, उसमें फिर डायरेक्ट वो फिर बहुत बड़ा ब्लंडर समझा जाता है। किसी भी पेशेंट में आप एक्स्ट्रा डॉपलर या सीरियल ग्रोथ स्कैन्स नहीं मांग सकते ऑप्स के केस में। ये वो चीजें दैट यू शुड नो एग्जैक्टली कि किस में आपने मांगने और किस में नहीं मांगने। मैडम, आपने कहा ना कि अगर इस तरह की सस्पिशियस हिस्ट्री होती है आप स्टेजिंग लेप्रोटमी कर लें। मैं ये कह रही थी कि इसकी पहले लेप्रोस्कोपी कर लें, अगर आपको वहाँ पे हो लेप्रोस्कोपी करें ना, मैंने कब कहा तो वहाँ स्टेजिंग पे भी कर लेप्रोटमी। लें। स्टेजिंग करें तो स्टेजिंग लेप्रोस्कोपिकली भी हो सकती है, ठीक है मैडम। और ठीक है मैडम ना। एक और बात, ये जो आपने हम्म, बताया कि हम ग्रो स्कैन जो करते हैं, जो नॉर्मली क्या हर करते पेशेंट में हैं? करते हैं मैडम, जो ग्रो स्किन की आप बात कर रही थी कि हर पेशेंट में नहीं मांग सकते, लेकिन जो नॉर्मली रूटीन में मांगते हैं 28, 32, 36 भी स्कैन मांगते हैं ना, और ग्रो स्किन एवरी 2 वीकली मांगते हैं, अगर किसी में रिक्वायर हो IUGR हाँ वगैरह हो हाँ, तो जिसमें रिक्वायर्ड हो, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही। मैम तो स्टेजिंग अगर लेप्रोस्कोपी करते हैं और उसमें इंटरवल डिबल्किंग भी मैं करती हूँ कि इसमें लेस देन 1 सेंटीमीटर की रेजिडुअल डिजीज मैंने वो छोड़नी है, लेस देन 1 सेंटीमीटर, तो हम्म, लेप्रोस्कोपी के लिए मैडम पॉसिबल है?
क्यों नहीं, दुनिया भर में तो क्या क्या नहीं हो रहा, लेप्रोस्कोपिकली होगा साथ, इवन इफ यू फील लाइक, इवन इफ यू नीड टू, जैसे किसी में सीटी में या उसमें सस्पिशन है लिम्फ नोड्स वगैरह का, तो यू कैन इवन डू लिम्फेडिनेक्टमीज एज वेल सही में, ठीक है। लेप्रोस्कोपिकली। मैम ओवेरियन की जो स्टेजिंग है वो तो लेप्रोटमी के साथ नहीं होती? यूट्रस का वो कहते हैं कि यूट्रस की लेप्रोस्कोपिकली कर नहीं, सकते हैं, मुझे बड़ी लेप्रोस्कोपिकली हर confusion चीज है। हो जाती है। ओवेरियन जो है वो इसलिए कहा जाता है कई दफा लेप्रोटमी का, कि ताकि स्पिलेज ना हो, लेप्रोस्कोपिकली वो ना हो। लेकिन अगर आपने ऐसा होल पूरा निकालना है तो वॉल्ट से नीचे वजाइनली आप सारा निकाल लेते हो। मैम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेप्रोस्कोपी कह सकते हैं ओवरी का? कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते यार, दुनिया भर में हो ही सिर्फ लेप्रोस्कोपिकली रहा है, पाकिस्तान में भी लेप्रोस्कोपिकली हो रहा है। ठीक है। ठीक है, यू कैन हैव बोथ ऑप्शंस, आपके अपने रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, आपके अपने स्किल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप ओपन करना चाह रहे हो आप ओपन करके कर लो, वरना लेप्रोस्कोपिकली, बल्कि इसलिए बेहतर होता है पेशेंट्स कम टू गेट दिस डन लेप्रोस्कोपिकली, बिकॉज उसमें रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है ना। लेटर ऑन देयर इज नो स्कार जिसकी रिकवरी का वेट करना पड़े। उन्होंने अगर पोस्ट ऑप कीमो जब लेनी होती है तो अब तो पेशेंट्स प्रेफरेबली लेप्रोस्कोपिकली कराते हैं, ताकि गेप वुंड का मसला ना हो, रिकवरी अच्छी हो, पता ही नहीं चलता। बट आई हैव सीन के आप इवन 3 वीक्स के अंदर अंदर फिर आप फॉरन कीमो स्टार्ट कर देते हो। अगर ओपन सर्जरी की हो तो उसमें तो स्कार ही, एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होता है, अगर स्पेशली एडजुवेंट कीमो लगी हुई है और अब आपने उसकी क्लियरेंस सर्जरी की है, और अगर किसी ने ओपन कर दी है तो वुंड की रिपेयरिंग में 2 महीने लग जाते हैं। ठीक है, तो पोस्ट ऑप कीमो कब हो? फिर ओवेरियन ट्यूमर का साइज लेस देन 7 सेंटीमीटर हो फिर हम कहेंगे लेप्रोस्कोपी। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द स्किल्स, देयर इज नो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन। स्पिलेज अगर हो जाती, जैसे गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है कि अगर लेस देन 7 सेंटीमीटर है तो फिर तो देखो, ठीक है, बात ये है लेकिन कि अगर कोई ओवेरियन लेस सीए 7 सेंटीमीटर तक पहुंचा हुआ है तो अब तो एडजुवेंट कीमो दी जाती है ना पहले, ताकि उसका साइज छोटा हो जाए और फिर उसकी की जाए, तो यू विल इन्वॉल्व एन ऑन्कोलॉजिस्ट और फिर आप उसका करोगे फैसला। क्योंकि इवन उन्होंने एंडोमेट्रियोमा में और जो है डर्मोइड सिस्ट उसमें भी वो कहते हैं कि स्पिलेज का है तो केमिकल पेरिटोनाइटिस हो सकती है, तो देखो, जो उसमें भी स्पिलेज है ये आपने कहाँ से पढ़ा है सारा कुछ शायद? गाइडलाइन में मैम जो कौन सी? वो जो ओवेरियन सिस्ट की गाइडलाइन है। ग्रीन टॉप? हाँ जी, प्री मेनोपॉजल जो ओवेरियन सिस्ट। नहीं, जो डर्मोइड वाला है ना, डर्मोइड में लैप्रोस्कोपी इज वेरी वेरी गुड। नंबर वन, स्पिलेज डर्मोइड में बहुत मिनिमल होता है लेप्रोस्कोपिकली, बिकॉज इट हैज गॉट अ थिक कैप्सूल, और उसके अंदर जब आप उसको इंटैक्ट निकालने का बहुत अच्छा चांस होता है। सेकेंडली, डर्मोइड के अंदर अगर स्पिलेज भी हो जाए, अव्वल तो ना हो, तो वी हैव एंडोबैग। बिफोर द स्पिलेज हैपेंस यू पुट एवरी ऑल द कंटेंट्स, और यू पुट द सिस्ट इटसेल्फ इन द एंडोबैग, और फिर आप निकाल लेते हैं। नंबर थ्री, इवन लियोमायोसार्कोमा, जिसको आपको निकालने का मसला हो, अगर मैंने इसलिए इसका मिसाल दी कि अगर कोई मेलिग्नेंट मैस है तो देयर इज वेरी गुड इक्विपमेंट अवेलेबल इन पाकिस्तान एज वेल, और दुनिया भर में तो पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। आप इन बैग मॉर्सिलेशन करते हो, यू डोंट डू, स्पिलेज नहीं होती उसमें। ठीक है। ठीक है, तो प्लीज कम आउट ऑफ दिस। एक जो हमारे ऊपर एक क्लाउड डला हुआ है जिसकी अंदर हम बैठे हुए हैं और हम उससे बाहर देख ही नहीं रहे। अब जरा बाहर निकल के देखो कि दुनिया में क्या हो रहा है। इन बैग मॉर्सिलेशन का कॉन्सेप्ट है कि आप एंडो बैग अंदर डाल के उसके अंदर ही मॉर्सिलेट करते हो। अगर आपको कोई सस्पिशियस लुकिंग मैस लगता है, आप उसके अंदर ही, और वो इन बैग मॉर्सिलेशन हैज गॉट द होल न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ लैप सर्जरी। उसके अंदर आप न्यूमोपेरिटोनियम इनसाइड द बैग क्रिएट करते हो, यानी पेशेंट के एब्डोमेन के अंदर वो बैग होता है और उस बैग के अंदर न्यूमोपेरिटोनियम क्रिएट किया जाता है। उस बैग के अंदर वो मैस डाला जाता है, और आपके पोर्ट्स जो है पेशेंट के एब्डोमेन के बजाय डायरेक्ट उस बैग के अंदर जा रहे होते हैं, और वो फिर आपकी सर्जरी उस बैग के अंदर हो रही होती है। ठीक है, सो आई टोटली डोंट एग्री। डर्मोइड में बहुत अच्छी चीज है लैप सर्जरी। एंडोमेट्रियोइड मींस के एंडोमेट्रियोमा की आप बात कर रहे हो, एंडोमेट्रियोसिस में तो बेस्ट है लैप सर्जरी, गोल्ड स्टैंडर्ड है लैप सर्जरी। सो प्लीज कम आउट ऑफ द क्लाउड। दुनिया बहुत आगे चली गई है, पाकिस्तान में हर चीज अवेलेबल है, इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान एंड गायनेकोलॉजिस्ट आर डूइंग इट। ठीक है।
तो लैब सर्जरी में, बट हाउएवर, अच्छा अब किसी ने लिखा है कौन सा साइज विल बी रिमूव्ड लैप्रोस्कोपिकली डर्माइड का, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट थिंग, कहीं कोई एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है किसी चीज की। यू विल नॉट बिलीव इट बट यू कैन रिमूव 34 वीक साइज mass, 34 week size fibroid with the laparoscopy as well. You can do hysterectomy of this big mass, of this big uterus laparoscopically as well. It's all your skills. There is no absolute contraindication for the laparoscopy. However, it all depends on the skill or on equipment. If you don't have skills, if the patient is not doesn't give you consent for laparoscopy, or if you don't have equipment, you don't have adequate staff, then obviously it's contraindicated in your operation theater. But अगर आपके पास ये सब चीजें हैं तो depends on your skills. Absolute डॉक्टर अरूबा, contraindication नहीं है। एक जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है ना, वो प्रोलैप्स के हवाले से भी है कि हाँ जी। यंग पेशेंट है और उसके नॉर्मल साइज सर्विक्स है, उसे पहला ऑप्शन क्या देना है? क्या उसको हमने स्टेरोपैक्सी का देना है या मैनचेस्टर रिपेयर का देना है? अच्छा देखो मेरी बात सुनो, ऑब्वियसली आप उस पेशेंट की बात कर रहे हो जिसकी फर्टिलिटी विशेस है एंड शी वांट्स टू जी कंजर्व हर यूट्रस। मैनचेस्टर रिपेयर आप उसमें कहोगे जिसमें सर्विक्स लॉन्ग है। इफ सर्विक्स इज elongated, उसमें मैनचेस्टर रिपेयर का अच्छा ऑप्शन है। वी आर डिस्कसिंग दिस आफ्टर पैसरी फेलियर ऑफ कोर्स। उसके अंदर पैसरी का फेलियर हो गया तो आप हम ये डिस्कस करें। तो मैनचेस्टर रिपेयर उसके अंदर जिसके अंदर सर्वाइकल इलोंगेशन है, अगर सर्विक्स इलोंगेटेड नहीं है और इट इज रियली इज अ प्रोलैप्स, तो फिर मैनचेस्टर तो काम नहीं करेगा ना। तो फिर उसके बाद सेक्रोस्ट्रोपैक्सी होगा। डॉक्टर अरूबा, यही डॉक्टर राशिद के साथ भी डिस्कशन हुई थी, वो कह रहे थे कि आप लोग वार्ड में तो ज्यादा करते ही मैनचेस्टर रिपेयर है, आप पहले उसका नाम लो चाहे वो जैसी भी है सर्विक्स। तो इसीलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हैं जी कि क्या करना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, मैनचेस्टर रिपेयर का कॉन्सेप्ट क्लियर करें। इफ अ पेशेंट डजंट हैव एलोंगेटेड देखो हाँ, मैनचेस्टर वही रिपेयर वो उसमें हमारे होती है भी जिसमें कहने सर्विक्स यही है। हाँ वी आर डूइंग, यस हमने सर्वाइकल एम्पुटेशन करनी है और नियो सर्विक्स क्रिएट करना है मैनचेस्टर रिपेयर में। अगर उसका सर्विक्स एलोंगेटेड ही नहीं है तो आप क्या चीज काट रहे हो? वही तो, कि फिर अगर 2.5 सेंटीमीटर की सर्विक्स है तो हम क्या काटें? जी और sacrohistoropexy is a beautiful procedure. It has got such a good success rate. ओपन करके भी कर सकते हो बट लेप्रोस्कोपिकली इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोसीजर इफ डन। सो ओपन करके भी हो सकता है। So, वो आप लोग तो अगर देखो वार्ड में जो कर रहे हो, आई थिंक मैनचेस्टर से ज्यादा आप लोग स्लिंग कर रहे हो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इस तरह के पेशेंट में। मैम वो सर ने ना यूवी प्रोलैप्स में एक बार ये वाली बात भी बताई थी, मैंने कहा कि मैं आपसे कंफर्म करती हूँ। सर ने ये कहा था कि आपने ना कस्कोस का स्पेकुलम का नाम भी नहीं लेना, आपने अपनी ट्रॉली से उसको हटा के ना सिम स्पेकुलम यू ऑलवेज हैव टू यूज इन हाँ ये भी सर एग्जामिनेशन। अच्छा तो मैंने ठीक है। अपनी सीनियर मैडम जो और थी उनसे भी ये बात कंफर्म की तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम्हें तो नहीं पता, फर्स्ट सेकंड डिग्री में कस्कोस यूज कर सकती हूँ। तो फिर मैं वैसे बैठ के सोच रही थी कि किसी पेशेंट का अगर मास कमिंग आउट ऑफ विजाइना नहीं आता, मैडम जैसे बाज लोगों का नहीं आता, उनका सेकंड डिग्री होता है, आप उनको यूरिनेट करके कह भी देते हो फिर भी नहीं आता। जी तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने कसको डाल दिया और ऊपर से सेकंड डिग्री आने लग गया तो एग्जामिनर को मुझे उधर जाके फेल कर देना है। तो मैडम ये तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि देखो मैडम ये यही बात है कि मैडम कसको doesn't have to be used at all in the UV prolapse. Still I didn't know about it that either is a first degree or second degree, ma'am. I always मैं have to use आपको a बता जी 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 देखो यू डोंट नो एग्जैक्टली कि व्हाट टाइप ऑफ प्रोलैप्स पेशेंट इज हैविंग अनलेस यू हैव एग्जामिन्ड हर। पेशेंट तो यही कह रहा है ना कि समथिंग कमिंग आउट ऑफ वजाइना, बट यू आर नॉट श्योर। और सेकेंडली वही आप वाली बात, कई दफा एग्जाम में नहीं बाहर आता प्रोलैप्स। देखो एक चीज तो ये है कि व्हेन यू आर टेकिंग हिस्ट्री, आप हिस्ट्री में साथ ही पेशेंट से ये भी पूछ लेते हो कि इज द प्रोलैप्स प्रेजेंट नाउ आल्सो एट द मोमेंट। आप उसे कहोगे कि अभी भी अंदर इस वक्त बाहर है एंड शी विल से कि है, ठीक है, तब तो यू डोंट नीड कस्कोज एट ऑल। फिर तो आप अपनी किडनी ट्रे के ऊपर आप स्पंज होल्डिंग रखो और सिम स्पेकुलम रखो सिर्फ, तो उसी से पूरा एग्जामिनेशन हो जाएगा। बट देन अगेन व्हेन यू हैव एक्सपोज्ड हर और आप उसको एग्जामिन कर रहे हो तो एंड यू हैव रियलाइज कि प्रोलैप्स बाहर नहीं है, तो ऑब्वियसली हाउ आर यू देन गोइंग टू एग्जामिन सर्विक्स? यू विल नीड कस्कोस, फिर आपको डॉर्सल पोजीशन में कस्कोस चाहिए होगा। तो ये कोई इतना बड़ा गुनाह नहीं है, यू कैन ऑलवेज गो एंड गेट अ कस्कोस फ्रॉम योर ड्रम, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट बैठ के हिस्ट्री में कह रहा है कि यस द प्रोलैप्स इज देयर बट इस वक्त वो अंदर है बिकॉज मेरी पैकिंग होती रही है या इस वक्त बाहर नहीं आ रहा, तो फिर तो एहतियातन कस्कोस रख ही लो। तो एग्जामिनर भी तो सुन रहे होते हैं ना, उन्हें भी पता होता है कि आप किस चीज के लिए एंशियस हो रहे हो।
तो वो तो कोई मैडम ऐसी ये है बात कि नहीं है। पेशेंट से पूछ लो ना पहले, फिर आगे जाके और हिस्ट्री में पूछते हैं ना, हमारे हम्म। वक्त तो जब एग्जाम होता था तब तो बड़ी अजीब अजीब हरकतें हुआ करती थी। हम पेशेंट से पहले पूछ भी लेते थे कि प्रोलैप्स इस वक्त निकला हुआ है या नहीं। फिर अगर वो पेशेंट कहती थी नहीं निकला तो हम उससे हिस्ट्री के दौरान ही कहते थे चलो 2 चक्कर मेरे सामने खड़े होकर लगा लो, ताकि जब तक मैं एग्जामिन करने लगूं प्रोलैप्स आ जाए बाहर। लोग तो बहुत अजीब, वो लोग तो कई दफा स्क्वेटिंग करा देते थे एग्जाम में ताकि उसका प्रोलैप्स आ जाए बाहर। तो वो आपने उससे पेशेंट से बातों में पूछना होता है कि इस वक्त क्या है। ठीक है मैम। ठीक है ना। ठीक। ऑब्वियसली ये हरकतें नहीं करनी कि आप उसे चलाना शुरू कर दो या स्क्वेटिंग कराओ। अगर बाहर है तो अच्छी बात है, वरना खांसी करके निकालो, कोशिश पूरी करो। नहीं निकलता बट यू नो कि पेशेंट कह रही है प्रोलैप्स है, तो क्योंकि फिर आप कई दफा से इशारे से पूछते हो कि जब अंदर बाहर आता था या जो होता था वो इतना बाहर आता था, कितना वेंट्रिकल से कि इतना मैस बाहर आता है। फिर आप उसको इवन लैटरल सिम्स, ये जो मॉडिफाइड सिम्स पोजीशन में करके उसका जब सिम स्पेकुलम डालोगे तो स्पंज होल्डिंग से हल्का सा पकड़ के आप बाहर भी खींच सकते हो बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन। और डॉक्टर अरूबा, ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्यू टिप टेस्ट का वो करना है कि नहीं करना? हाँ देखो, बात ये है कि उसका फायदा तब है जब ब्लैडर फुल होगा। ऑब्वियसली वहां पेशेंट का ब्लैडर फुल नहीं होगा, तो आप सिर्फ परफॉर्म करके दिखा सकते हो, लेकिन उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम्म। वो क्योंकि एक एक जगह मैंने पढ़ा था कि ये पेनफुल होता है, तो आजकल वो कहते हैं कि ना करें ना क्यू टिप टेस्ट। इट्स नॉट अ वेरी गुड, हाँ ये कोई इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, नहीं भी करोगे तो दैट्स ऑल राइट। अस्सलाम वालेकुम मैडम मैम। मैडम जी। एक बात पूछनी थी कि जब हम हम्म। फाइब्रॉइड या ओवेरियन सीए या मास एब्डोमेन सस्पेक्ट करें तो उसके एग्जामिनेशन में हम क्या इंची टेप से सारा मेजर करेंगे उसके डायमीटर्स 2 डायमेंशन में? देखो मेरी बात सुनो, अगर तो वो फाइब्रोइड है, ये देखो मेरा मेरा जो एब्डोमिनल मास टीओ मास वाला जो क्लासेस है ना, उसमें एक उनमें से किसी एक क्लास में चैनल के ऊपर जो है अपलोडेड, उसमें कंप्लीट एग्जामिनेशन है एब्डोमिनल मास की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मास एब्डोमेन के एग्जामिनेशन में होती है कि आप इफ लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल, इट मींस कि आप एक सिम्फिसिस प्यूबिस से मेजर करते हो उस मास को। हम पूरी उसकी फंडल हाइट मेजर फिर करते हैं ना, क्योंकि लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल। जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं मेडिसिन में, जो कि हम फाइनल ईयर एमबीबीएस से ही एग्जामिनेशन करते आ रहे हैं, और जब हम मेजरमेंट किसी चीज की बता रहे होते हैं तो हमारे पास एक बोनी लैंडमार्क होता है तो हम बताते हैं। यानी कि हमारे पास पेल्विस के अंदर प्यूबिक सिम्फिसिस होता है जिससे हम मेजर करते हैं कि जी ये 10 सेंटीमीटर यूट्रस है, या ये 10 सेंटीमीटर मैस है, या ये 20 वीक साइज मैस है। राइट, दैट्स हाउ वी टॉक अबाउट अ मैस। राइट, अगर वो लोअर लिमिट इज नॉट रीचेबल और वो यूट्राइन मैस है तो अगर, तो ये तो एक हमारी ये ये अप्रोक्सीमेशन नहीं होगी, ये फिर एक एक्यूरेट साइज होगा ना मैस का, क्योंकि हमने उसको बोनी प्रोमिनेंस से मेजर किया है। अगर ओवेरियन मैस है एंड वी आर एबल टू रीच द लोअर लिमिट, तो वो क्या होगा, हम एक लोअर लिमिट पे जब मेजरिंग टेप रखेंगे और उसे प्रेस करेंगे तो वो फुटबॉल की तरह मैस ऊपर चला जाएगा। तो जब हम उसकी दूसरी साइड पे मेजरिंग टेप रखेंगे तो वो तो फिर गलत मेजरमेंट होगी ना, क्योंकि यहाँ से वो मैस लोअर लिमिट से पुश हुआ है और वो ऊपर चला गया, और फिर आप ऊपर वाली लिमिट पे रख रहे हो तो वो हो सकता है कि 4 सेंटीमीटर का हो, लेकिन इसमें 8 सेंटीमीटर आए क्योंकि लोअर लिमिट पुश हुई है और उसने उसको ऊपर लेके गया तो आपने अपर लिमिट पे रखा है। लेकिन इसलिए ओवेरियन मास में इवन इफ यू आर मेजरिंग विद मेजरिंग टेप, आप हमेशा कहते हैं अप्रोक्सीमेटली a size of maybe 4 into 5 centimeters साइज अप्रोक्सीमेटली, या आप कह सकते हो कि एक ऑरेंज के साइज का है। यू कैन टॉक लाइक दैट एज वेल ओवेरियन मास में, बिकॉज वी आर नॉट having any landmark, any bony landmark for the measurement of ovarian mass. आप कहोगे approximately for size of an orange, approximately a lemon sized mass, approximately आप ये भी कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो approximately 2 into 3 सेंटीमीटर, बिकॉज मेरे पास बोनी लैंडमार्क नहीं था। इसी तरह पेल्विस के अंदर जब प्यूबिक सिम्फिसिस से आप करते हो तो 20 वीक साइज मास या 20 सेंटीमीटर साइज, क्योंकि उधर बोनी लैंडमार्क होता है और उसकी फिर मेजरिंग टेप से मेजरमेंट ही ली चाहिए। ठीक है ना। मैम मतलब फाइब्रॉइड में हम मेजरमेंट करेंगे इंची टेप से, और जो ओवेरियन होगा या जिसकी लोअर लिमिट हमें फील होगी उसमें हम नहीं करेंगे और हम अप्रोक्सीमेटली बात करेंगे? अप्रोक्सीमेशन होती है। अगर वो कहें कि क्या मेजरमेंट का साइज है तो आप कह सकते हो कि बिकॉज देयर वाज नो बोनी लैंडमार्क तो मैं अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ। या अगर आपने सेफ ज्यादा रहना एग्जाम में तो आप मेजरिंग टेप से करके कह सकते हो कि मैं बोनी लैंडमार्क नहीं था इसलिए अप्रोक्सीमेटली 3 into 4 सेंटीमीटर मे बी साइज ऑफ अ लेमन।
राइट, इस और तरह करके बात कर सकते हैं। फंडल हाइट पे जैसा हम नॉर्मल ल्यूपोल्ड्स मैनूवर में फंडल हाइट लेते हैं, या हम अगर किसी भी चीज के एब्डोमेन पे मेजरमेंट ले रहे हैं, तो हम क्या उसको मार्क कर सकते हैं पेन से, या पेंसिल मतलब नहीं, पेंसिल से पेशेंट के ऊपर ऑब्वियसली नहीं कोई होगा, मार्क करना, नहीं करेंगे मैडम? पेशेंट के ऊपर कभी कोई मार्कर यूज नहीं करना। जागते हुए सर्जरी हो रही हो तो और बात होती है, लेकिन अगर वो पेशेंट जाग रही है तो आप उसके पेट पे कोई मार्क नहीं लगाओगे, एक्सेप्ट कि वो बहुत जरूरी हो जाए, जैसे जब पेशेंट एडमिटेड होती है, ट्विंस हैं और उसकी बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है, वो भी पेशेंट से पूरी परमिशन लेके, अदरवाइज आपने कोई उसके ऊपर मार्क लेके लगानी। मैडम ठीक है मैडम, जी चलिए, थैंक यू लास्ट मैम। क्वेश्चन फिर मैं जी। मैडम ये यूवी प्रोलैप्स का जो है मैडम, ये मुझे बता दें कि जैसे अगर उसको मैं जो है ना वो एक लेकर आती हूँ, तो उस पर टेनिकुलम लगा सकती हूँ या नहीं मैडम? वो मैंने हैंड से लेकर लगा आना है, सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, और बिल्कुल हैंड से लगा मतलब सकते हैं। हाथ से भी अब बाहर हाथ निकाल से नहीं सकती आ हूँ? सकता, हाथ हाथ से से नहीं नहीं, आएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप एक मैनूवर कर रहे हो प्रोलैप्स निकालने के लिए, तो मेक श्योर वो ऐसा मैनूवर हो कि वो बाहर आ जाए। हिट एंड ट्रायल नहीं फिर चलेगा। अगर आप हाथ से कर रहे हो और वो स्लिप हो रहा है और नहीं बाहर आ रहा, तो फिर ज्यादती है कि आप पोस्टमार्टम एक्लम लगाओ। आपने एग्जाम में हिट एंड ट्रायल नहीं करना, जस्ट डू वन थिंग विच यू आर श्योर इज गोइंग टू वर्क। ठीक है मैडम। ठीक है ना, चलो गुड, ठीक है।